चुनती है या ढूंढती है या जो भी है, पॉलिटिकल पार्टी 4, 6, 5, 7, 8, 10 मिलती नहीं है, लेकिन जो हमारे पास चॉइस है वो पॉलिटिकल पार्टियों ने ही पहले से फिक्स किया है कि भाई ये लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और हम नागरिक या मतदाता के रूप में उन्हीं में से किसी को वोट दे सकते। तो हमारी जो मतदाता अपने आप को समझते हैं हम लोग कि हमें चॉइस है, वो चॉइस हमें फ्री नहीं है, उसको पहले से किसी ने और वो है राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने फैसला किया कि हम क्या कर सकते। तो हमारी चॉइस पे लिमिट राजनीतिक दल लगाते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरे जो व्यक्ति चुनाव में जीत गया और इलेक्ट हो गया और वो सांसद में या विधानसभा में चले गए, तो वहां अगर कोई बिल आता है तो क्या उनको ये चॉइस है कि वो उस बिल को सपोर्ट करें या उसको अपोज करें? वो भी नहीं है, क्योंकि अगर जिस पार्टी से वो चुने गए हैं वो पार्टी एक व्हिप इशू कर दे तो फिर उनको कोई अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ वो वोट, उनको व्हिप के मुताबिक ही वोट करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने व्हिप के मुताबिक वोट नहीं किया तो उनकी लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता कानूनी तौर पे खत्म हो सकती है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ है जो शेड्यूल 10 में हमारे संविधान के डल चुका है। तो जो नागरिक या मतदाता है उसकी चॉइस तो करीब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां मिलके, फिजिकली मिलके नहीं लेकिन इन इफेक्ट वो फैसला करती है कि मतदाता या नागरिक किसको वोट दे सकते, और जो चुन के जाते हैं उनकी चॉइस तो उनका राजनीतिक दल पूरी तरह से कंट्रोल करता है और फिर वहीं से सरकार बनती है। तो मेरे ये समझ नहीं आया था कि सरकार हम चुनते हैं या सरकार राजनीतिक दल मिलके बना। खैर चलिए कोई बात नहीं, राजनीतिक दल भी अगर सरकार बनाए लेकिन अगर हम ये ढिढोरा सारे संसार में पीटते हैं कि हम एक बहुत बड़े अच्छे और बड़े वाइब्रेंट लोकतंत्र हैं, तो भाई अगर हमारे लोकतंत्र में हर चीज का कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टियों के पास है तो देश लोकतांत्रिक तभी होगा ना जब पॉलिटिकल पार्टियां भी लोकतांत्रिक होंगी। ये सोचना कि पॉलिटिकल पार्टियां तो किसी की बपौती हैं या किसी की पर्सनल किया था कि हमारा लोकतंत्र, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के बारे में बात करते हैं। इस मेरे हिसाब से इस रोग की जड़ वहां है, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र ना होना। तो मैं समझता हूं कि वो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक इसका बुनियादी तौर पे इलाज नहीं होगा, वो जैसे किसी को बुखार चढ़ा है तो उसको एस्प्रिन या सेरोडोल की गोली दे के बुखार कम कर लेते हैं, लेकिन बुखार की वजह क्या है वहां हमें जाना पड़ेगा, वरना इस चीज से हम पिछले 40-50 साल से जूझ रहे हैं लेकिन कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो हमें असली जड़ पे जाना पड़ेगा और जड़ पे जाने के लिए कष्ट उठाना, और कष्ट उठाने के लिए मैं बस एक पुराना कोई मेरे मित्र हैं वो शायर थे, उन्होंने कहा था, और ये थोड़ा सा मजाक के तौर पे लगेगा लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इसका मतलब, उन्होंने कहा था आशिकों की शक्ल कुछ भूत सी होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए। जो लोग सूत नहीं जानते वो 1 इंच के 8वें हिस्से को 1 सूत बताते हैं, यानी 1 सूत 2 सूत बहुत कम माना जाता है। आशिकों की अक्ल, आशिकों की शक्ल कुछ भूत सी होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 2 सूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए कलेजा ही काफी नहीं, खोपड़ी भी मजबूत होनी चाहिए। तो अगर आप ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना चाहते हैं और
या खुद ह्यूमन राइट डिफेंड करने वालों को डिफेंड करना चाहते हैं, वो भाइयों और बहनों, हालांकि ये बड़ी अच्छी है भाइयों और बहनों, तो आपको अपनी खोपड़ी को भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देश में हो ये रहा है, हर आदमी ये कह रहा है कि भाई मैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। भाई किसी ना किसी को जाके पिटना पड़ेगा, और ऐसे लोग यहाँ बहुत हैं इस वक्त, तो मुझे इन लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक हम अपने आप को कष्ट देने या कष्ट लेने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो ये सेमिनार करके और भाषण दे के और ड्राइंग रूम में बैठ के तो ह्यूमन राइट्स की डिफेंडरशिप नहीं होगी। तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो उसका दूसरे तरह है कि सर पे कफन बांध के चलिए अगर चलना है तो, वरना कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे जल्दी बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरा कुछ और भी काम है इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत बहुत धन्यवाद छोकर साहब। आपने कहा सर पे कफन बांधने, ज्यादातर वही है, कोई ना कोई कभी ना कभी तो मार खाया ही है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और अभी बाड़मेर की या कहाँ की बात है जिसमें पाँव में कील ठोकी गई है, ये दिस इज द हाईएस्ट, जिसको कहें कि एक सेंसलेसनेस, कि कील गाड़ने से मामला तो और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एनीवे, आपसे बहुत कुछ आगे हम लोग सीखना भी है, और हम एक थिंक टैंक कॉन्क्लेव बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें हम लोग सोचेंगे कि आपके बारे में गाइडेंस लेके और आपके साथ में इसको लेके आगे बढ़ेंगे। मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शिवानंद भाई को कि आप राहुल सिंह जी, आपको उनको परिचय देके वेलकम करिए और आगे को संभालिए। शिवानंद भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और हमारे सभी अभी तक जो भी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा अपने व्यूज रखे वर्तमान इश्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब अगले कार्यक्रम में आगे हमारे बीच में मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त माननीय श्री राहुल सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। हालांकि अब कार्यक्रम में एक औपचारिकता के तौर पे हमें बताना पड़ेगा कि उनके विषय में, लेकिन आज उनके काम किसी से छुपे नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सूचना के अधिकार की, सूचना के अधिकार आंदोलन की, तो एज ए सूचना आयुक्त उनका जो कार्य रहा है पूरे भारत में वो एक अनुकरणीय रहा है, और सभी सूचना आयोगों को भारत में उनके कार्य को अंगीकार करते हुए उसी दिशा में बढ़े, तभी जाकर के सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अपने मूर्त रूप में आएगा, और उसी से हम ह्यूमन राइट्स को डिफेंड भी कर पाएंगे, क्योंकि जब सूचना हमारे पास आएंगी तो सभी चीजें डिफेंड होगी। माननीय राहुल सिंह जी में फेसबुक लाइव के माध्यम से सुनवाइयां प्रारंभ की हैं पूरे हमारे इस मतलब जो आप देखते हैं कि जिस तरह से कोर्ट्स की, ई कोर्ट्स की मतलब सुनवाइयां हो रही हैं, उसी तरह से उनकी सुनवाइयां फेसबुक लाइव के माध्यम से होती हैं। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतें और अपीलें लेना प्रारंभ किया। यदि कहीं भी कोई वायलेशन होता है, कोई शिकायत मिलती है, तो तत्काल उस पर त्वरित कार्यवाही उनके द्वारा की जाती है। GRD हेल्प डेस्क एक ऐसी व्यवस्था है जिसे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डेस्क उन्होंने नाम दिया, और एक्सक्लूसिवली अपने मतलब कुछ एक सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे और बिना किसी सरकारी खर्चे के वो चल रहा है, जिसमें जो वॉलंटियर्स हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। वॉलंटियर्स की एक टीम है जो आयोग में, चूंकि अब आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे एक सूचना आयुक्त के पास 8 वर्कर्स रहते हैं, मतलब हेल्पर्स रहते हैं, बाबूजी से आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में मात्र एक इस तरह से रहते हैं। तो उसका कैसे चल रहा है कि मतलब जो वॉलंटियर्स हैं वो हायर किए जा रहे हैं, और ये एक अद्भुत है शैलेश गांधी जी के बाद में। और उनके द्वारा निर्णय, अभूतपूर्व निर्णय दिए गए हैं, जिसमें जबरदस्त घोटालों का उन्होंने उजागर भी किया हुआ है इस तरह से। और साथ में यदि हम ये बात करें अभी हाल ही के, तो उन्होंने एक गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से मतलब जो ये व्यक्ति हैं जो मतलब जो उनको जुर्माना लगता है, जुर्माना नहीं देते हैं, तो उनको गिरफ्तारी वारंट जारी करने का ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश में उनके द्वारा किया गया। और हर संडे को 11 बजे से 1 बजे के बीच में RTI वेबिनार के माध्यम से वो जुड़ते हैं, और हम सबको मतलब इस तरह से एक मोटिवेशन, एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि जो भी RTI के लिए काम करने वाले जो हमारे
साथी हैं, जो लोग हैं, वो पूरे ऑल इंडिया में इस तरह से एकत्रित होकर के वो काम करें और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत कुछ है उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन शायद इतना समय नहीं रहेगा कि हम, चूंकि अब उनसे जुड़े हुए हैं तो हम उतना एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। तो मैं सीधे आमंत्रित करूंगा माननीय श्री राहुल सिंह जी को, तो कार्यक्रम में अपने विचार रखें। शिवानंद जी, धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि आगे से आप मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा संक्षिप्त रखें, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। इतना भी मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जो मेरी ड्यूटी है मैं वही कर रहा हूँ। और हम सीधे शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस की, और अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जो है 2018-19 में कुल 89,000 केसेस उनके पास आए थे, और 2021-22 में 64,000 केसेस वॉल्यूशन के आए हैं। और एक तरह से सरकार का जो इसमें व्यक्तित्व है वो ये है कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के केसेस घट रहे हैं। तो मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ूंगा, आप यहाँ पर सब जानकार लोग हैं कि हकीकत क्या है और क्यों ये केसेस वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो वॉल्यूशन जिस ढंग से हो रहे हैं, वो सारे वॉल्यूशन के केसेस लिस्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो आप लोगों पर छोड़ूंगा, आप लोग उस पर विचार करिए। ह्यूमन राइट वॉल्यूशन और इंफॉर्मेशन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो मैं खुद में देखता हूं कि हमारे पास जो आरटीआई आती है, अपील आती है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड है, प्रमोशन नहीं मिला, गलत आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया, राशन कार्ड नहीं मिला, या फिर राशन कार्ड है लेकिन राशन नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी जो हैंडपंप है, हैंडपंप नहीं चल रहा है, हैंडपंप नहीं लगाया गया है, जबकि ऑन पेपर हैंडपंप लग चुका है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आवास जो है अलॉट हो गया है, लेकिन घर जो है वो कागजों पर ही है, उनको नहीं मिला है। और उसके अलावा इलाज नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन के समय तालाब के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वहां पर गरीब लोगों को, जिनको प्रशासन ने वहां पर स्थापित किया था, उन लोगों को हटा दिया गया, वो भी लॉकडाउन के समय। और फूड सिक्योरिटी एक्ट बना हुआ है, आप देखिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड वो मिड डे मील स्कीम हो गई, पोषण आहार योजना हो गई, ऐसी दर्जनों स्कीम है जिसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी जाती है। और शिकायत ये होती है कि जो हितग्राही है, जो बेनिफिशियरी है, उसको उसका लाभ ही नहीं मिल रहा है। जबकि आप अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी देखेंगे, उसमें सारे चेक एंड बैलेंसेस हैं कि उसमें किस तरह से उसमें कार्रवाई की जानी है, लेकिन उसके बाद भी जब जानकारी नहीं मिलती है तो लोग शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए आरटीआई दायर करते हैं। पुलिस से संबंधित हमारे पास शिकायत आती है कि एफआईआर नहीं लिखी गई, हमने शिकायत भी दी थी लेकिन एफआईआर नहीं हुई, या एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन धाराएं कम लगाई गई है, जबकि हमने शिकायत में स्पष्ट तौर से लिखा था कि हमारे साथ ये सब हुआ है। और उसके बाद गलत आरोप पर, एक ये भी है कि गलत आरोप पर एफआईआर दर्ज हो गई है और गलत गिरफ्तारी हुई है, थाने में मारपीट की गई है, सीसीटीवी फुटेज मांगे जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज की जानकारी आप सबको होगी, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, उसमें हर थाने में सीसीटीवी लगे होने चाहिए। लेकिन अक्सर जब भी हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज मांगे जाते हैं तो जब भी अपील के माध्यम से आती है तो एक ही जवाब होता है, या तो थाने में बिजली गायब हो गई उस समय, या फिर फुटेज डिलीट हो गए हैं। तो ये स्थिति बना दी गई है। यहाँ पर आपने जितने भी, आप चाहे ह्यूमन राइट वॉल्यूशन को रोकने के लिए चाहे जितने भी नियम कायदे कानून बना ले, उसको तोड़ मरोड़ करके प्रशासन शासन अपने सुविधा अनुसार कर देते हैं, और जानकारी जो है वो नहीं देते हैं, क्योंकि जानकारी दे देंगे तो वो लोग खुद फंस जाएंगे। और यहाँ इंफॉर्मेशन कमीशन, हम हर स्तर पर यहाँ पर वॉल्यूशन से रूबरू होते हैं और संबंधित अधिकारी और प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए हम लोग आदेश भी जारी करते हैं। यहाँ पे जगदीप चोकर जी ने सही कहा कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन जो डिफेंडर हैं उनकी एक अलग लड़ाई है, और उन डिफेंडर को बचाने के लिए अगर कोई जाएगा तो उनको कौन बचाएगा। मेरा खुद का अनुभव है, मुझे कल परसों ही मुझे 2 हाईकोर्ट के नोटिस मिले हैं, और मेरा कसूर ये था कि मैंने जानकारी देने के आदेश दिए, वो भी अटेंडेंस की जानकारी। आप सोचिए कि एक पब्लिक रिकॉर्ड होता है अटेंडेंस, उसकी जानकारी देने के आदेश दिए, तो पर्सनल एफिडेविट उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनको रिस्पोंडेंट बनाया जाए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल सिंह को रिस्पोंडेंट बनाया जाए और उनका पर्सनल एफिडेविट लिया जाए इस प्रकरण में। तो डिफेंडर को जो बचाने वाली बात की है जगदीप चोकर ने, वो कहीं बहुत हद तक सही है। और जब ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की बात आती है तो उसमें जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि तमाम नियम कायदे कानून बनाना एक अलग विषय है, लेकिन उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वो एक दूसरा विषय है।
और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ही अधिकारी कर्मचारी बेखौफ हो गए हैं। और यही वजह है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप मैकेनिज्म की बात करें तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में ढेरों मैकेनिज्म है जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाए गए हैं कि कैसे राशन दिया जाएगा, कैसे उसमें शिकायतें होंगी, कैसे 30 दिन के अंदर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा, कैसे उसके ऊपर जवाबदेही तय करते हुए उसमें अपर कलेक्टर रैंक का अधिकारी जो हर जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी होगा, वो अपनी रिपोर्ट जो है आगे भेजेगा, उसमें कार्रवाई की सारी डिटेल पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। कुछ नहीं मिलता है। यहां तक कि सीधे वो, अगर आप ये जानकारी मांगते हैं कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास कितने केसेस आए, तो वो लिख देते हैं कि निरंक है, जानकारी निरंक है, कोई केसेस नहीं आए। और हमारे सामने ये भी आते हैं कि उसमें फिर उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं कि ये शिकायतें हमने की हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से जो आप देख रहे हैं जितना वॉल्यूशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है। और दूसरा, अगर आप जो लोग हैं जो पीड़ित पक्ष है, जब आप देखते हैं कि थाने में एक आम आदमी जाता है, उसके साथ क्या व्यवहार होता है, कैसे उसके अधिकारों का हनन होता है, तो उनके पास जानकारी का अभाव है। और ये भी वजह है कि जानकारी का अभाव होना, दूसरा अधिकारियों का बेखौफ होना, क्योंकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जो चेक एंड बैलेंसेस हैं। तो इस वजह से पूरी एक व्यवस्था ऐसी बन गई है कि यहाँ पर जो काम हो जाता है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा चोकर साहब ने बोला कि एक चैलेंजिंग टाइम है, ये एक सही में चैलेंजिंग टाइम है कि जब आप किसी को बचाने जा रहे हैं या किसी के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तब आपके ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे चैलेंजिंग टाइम में ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का काम और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ संगठित प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक संगठित प्रयास नहीं होगा और उसमें जब सामने अगर कोई बात आती है, और जैसा कि मैं चोकर साहब को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने ये भी बोला कि हम ड्राइंग रूम में बैठ करके, बहुत सही बात कही उन्होंने, कि हम ड्राइंग रूम में बैठ करके वेबिनार ये सब करेंगे तो उससे असर नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके इस पूरे विषय को लेकर के एक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, वो लोग आवाज ना उठाना शुरू करें। आप सोशल मीडिया पर हम लोग जो गिने चुने लोग हैं जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के तौर पे बात कर रहे हैं, जब तक ये आम आदमी उससे नहीं जुड़े, आम आदमी उसमें आवाज नहीं उठाए, तब तक आप समझिए कि इसमें कोई ज्यादा आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप क्या करेंगे कि आप आवाज उठाएंगे और एक और नियम बना देंगे, एक और कानून बना देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस कानून का पालन कब होगा, कैसे होगा? जब तक आम आदमी को आप उस प्लेटफॉर्म पर ना लाए, अपने आसपास लोगों को इतना जागरूक ना करे कि वो खुद आवाज उठाना सीखे और बिना डरे वो आवाज उठाए, तब वो स्थिति बनेगी। और मुझे लगता है उसमें हम सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें जो सबसे बड़ा अभाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर हर संडे को, जैसा शिवानंद जी ने बताया कि हम वेबिनार करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं देखता हूँ कि वो एक सेट पैटर्न है, कुछ सेलेक्टेड लोग जो हैं जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे जुड़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आम आदमी जुड़े, उसमें जो आदमी अपने घर के बाहर, उसका बिजली के खंभे से उसकी लाइन काट दी गई है, उसको शिकायत है, तो वो आए, वो अपनी शिकायत वहां पर खोजे, उसका समाधान खोजे। जब वैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है यहाँ कहीं हम लोग खुद ही फेल हो रहे हैं, हम अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं वहां आम जनता तक, और वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और उस पर हमें विचार करने की जरूरत है कि उसके कुछ नए मोड्स खोजने की जरूरत है कि कैसे हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, और तभी हम लोग इसमें कोई इफेक्टिव काम कर सकते हैं। तो मुझे बस इतना ही कहना है, और आप सबको शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बतौर ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, और आप करते रहिए, पूरी ताकत के साथ करते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यस मनोज जी कुछ बोलेंगे? हाँ, एक मिनट, मैं राहुल जी के जानकारी दे दूं। हमने ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंडिया के तरफ से ये उड़ीसा में हर एक ब्लॉक में, उड़ीसा में 314 ब्लॉक है, हमारा जो डिफेंडर है, हमने हर एक ब्लॉक में एक अभियोग सेवा केंद्र आज करके, ये अभियोग सेवा केंद्र है, हर एक जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हमने इंस्ट्रक्ट किया है वो खोल रहे हैं, ताकि आम लोग जोड़े, अपना शिकायत लेके, कंप्लेन लेके आम लोग आए उनके पास, और वो भी जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनको भी पंचायत लेवल में, कई ब्लॉकों में पंचायत लेवल में भी हो गया है।
तो ये जानकारी दे दूं, ये एक छोटी सी प्रयास भी उड़ीसा में हो रहा है। मैं आशा करूंगा कि दूसरे स्टेट में भी ऐसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और वी विल रिक्वेस्ट कि आप ये जो आपके प्रयास है उसको दूसरे स्टेट में भी लेके लिए टॉर्च बेरर बने और आगे आए। वी विल फॉलो एंड अदर्स विल आल्सो फॉलो यू। जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सिंह जी साहब। जैनस साहब, आप मध्य प्रदेश में भी शुरू करिए, हम पूरा सहयोग करेंगे इसमें आपको। जी जी जी, ये मॉडल बहुत उड़ीसा में अच्छा हो रहा है और सब लोग धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी आपके जो हेल्प से हम इसको करेंगे। थैंक यू राहुल सिंह जी और मनोज जी दोनों को इस प्रयास के लिए। लेट अस होप कि दिस बेयर्स फ्रूट एट द अर्लीस्ट। मैं अगले स्पीकर के तौर पे श्री विपुल मुद्गल जी को बुलाना चाहता हूँ। राजीव लोचन साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं एट एनी मोमेंट, और वो कहेंगे कि भाई ये तब तक 15 मिनट मेरे को और दीजिए, ही इज बिजी इन सम आर्बिट्रेशन। तो विपुल मुद्गल जी का परिचय जो फॉर्मेलिटी है उस हिसाब से यदि मैं दूं तो पूरा आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा। वो काफी बड़े जर्नलिस्ट हैं, पूरे 30 साल उन्होंने फॉरेन में इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, यूके, सब जगह में काम किया है एज ए जर्नलिस्ट। इंडिया में ये कॉमन कॉज के अभी डायरेक्टर भी हैं, और सर्वे सर्वा तो मैं नहीं कह रहूंगा, गलत होगा, मगर ही इज द पिलर। इन्होंने 3 PIL जो फाइल की है, मैं सिर्फ जिक्र ही करता हूँ। लेटेस्ट वन इज द अगेंस्ट द सेडिशन एक्ट, जो बात चली कि UAPA में लोगों को अंदर कर दिए थे हैं, तो दैट इज ऑल्सो 1 PIL जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं। उसके पहले जो लेके गए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो PIL भी उनकी है जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रही है। और रूल ऑफ लॉ की बात भी चली, उसके ऊपर में जो कहा गया था, आप राहुल सिंह जी ने कहा या जगदीप चोकर साहब ने कहा, रूल ऑफ लॉ के अंदर हमारा भारत का जो नंबर है 79th रैंक आउट ऑफ 120 कंट्रीज। कानून का राज जैसी कोई चीज ही नहीं है उसमें। ह्यूमन राइट डिफेंडर तो विक्टिम है, ये है। RTI के विक्टिम्स भी आज के ज्यादा विक्टिम हो रहे हैं। तो वेयर वी आर हेडिंग। तो विपुल मुद्गल जी, आपका स्वागत है। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ज्यादा बड़ाई कर दी, तो उसके तो बिल्कुल काबिल नहीं है वो। मैं तो कुछ बचा के बोला हूँ। नहीं, एक्चुअली कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मुझे लग रहा है कि जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस में जो पहले उसमें याचिका करने वाले हैं वो ADR है और दूसरा कॉमन कॉज है, तो हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में। इनफैक्ट हमारे जो बड़े केसेस हैं उसमें फोरम फॉर फास्ट जस्टिस भी हमारा पार्टनर रहा है। भगवान जी मेरे ख्याल हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीजों में, जैसे कि क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का जो क्राइम एंड पॉलिटिक्स के खिलाफ जो केस है, इस तरह के बहुत सारे कई सारे केसेस में आप लोग भी साथ हैं। तो कॉमन कॉज की तो सारी शक्ति यही है कि दूसरे लोगों से शक्ति मिलती है और उससे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। मुझे मोटे तौर पे देखिए, हम लोग जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, मानवीय गरिमा, मर्यादा, उस पर हम खूब बोल जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कि अमी जी ने अभी सबसे पहले बोला, बेहतरीन, उनकी करीब करीब सभी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और उन्होंने जिस तरह से उसको सामने रखा, उसमें दोनों बातें थी, आशा भी थी उसमें, और उसमें एक लड़ाई का वो भी था कि हम हैं सामने, हम अगर लड़ेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, हम अगर देखेंगे तो चीजें ठीक होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक शब्द इस्तेमाल किया है अमर्त्य सेन जी ने अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ जस्टिस में। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे आसपास इतने रेमिडिएबल इनजस्टिसेस बिखरे हुए हैं, यानी कि वो इनजस्टिसेस, वो अन्याय जिनका बड़े आराम से निवारण हो सकता है, ऐसे अन्याय हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। अगर हम उन अन्यायों को दूर करें तो हम न्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो मतलब एक तरीका यह है कि आप न्याय की लड़ाई अन्याय से शुरू करें और देखें कि जो इनजस्टिसेस लोगों के साथ में हो रहे हैं, क्या ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन मर्यादा को हम एवरीडे लाइफ में
अपने कानून व्यवस्था से, अपने प्रशासन की व्यवस्था से क्या उस तरह से जोड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि मानव, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने एक अखबार में एक समाचार पढ़ा, इसी साल की बात है, समाचार इस साल का था कि आगरा शहर उत्तर प्रदेश का, वहां पर बाह एक तहसील है, उस तहसील में एक पति पत्नी को पुलिस पकड़ के ले गई और किसी कोई मर्डर केस था, बच्चे का मर्डर हुआ था, वो स्कूल में अध्यापक थे, तो उनको दोनों को पकड़ के ले गई और उनके घर में दो छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप किस बात की पूछताछ, क्या है, नहीं आप चलो पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, जैसे भी ले जा रहे हैं। घर में दो बच्चे थे और ऐसा रहा कि वो 5 साल तक वो जेल में रहे और वो संपर्क नहीं कर पाए। जब उन्होंने बच्चों के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चों को हमने अनाथ आश्रम में भेज दिया है। तो वो अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को संपर्क नहीं कर पाए। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे कोई फोन कॉल? जी सर, आवाज आ रही यस है सर, आपकी। ओके वी आर हियरिंग यू सर, प्लीज तो करिए। ये जो केस था, तो इसमें जब वापस आए वो 5 साल के बाद, तो सबसे पहले पति पत्नी दोनों गरीब लोग थे और वो छोटे से किसी स्कूल में अध्यापक थे। तो वो सबसे पहले स्कूल गए और वो वहां उन्होंने पता किया कि भाई कौन से अनाथ आश्रम में, तो बच्चों का पता नहीं मिला। अब उस केस में दो बातें छोटी सी समाचार में थी, दो बातें उसमें थी। एक बात तो ये थी कि वो मिस्टेकन आइडेंटिटी में अंदर गए थे, तो पुलिस वाले ने खुद स्वीकार किया कि भाई ये गलती हो गई थी, इसी नाम के दूसरे व्यक्ति थे, हमने इनको गलती से गिरफ्तार कर लिया। यानी कि गलती से गिरफ्तार करने के बाद 5 साल वो जेल में रहे और वो अपने बच्चों को संपर्क नहीं कर पाए, और जब वो लौट के आए तो उस अनाथ आश्रम में उनके बच्चे नहीं मिले। शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में वो फंस के किसी दूसरे एक अनाथ आश्रम से दूसरे में गए। बच्चा, बेटा उनका 8 साल का था, बेटी उनकी 3 साल की थी। तो पहली बात तो ये है कि अगर पुलिस किसी को किसी भी आरोप में उठा के ले जा रही है और वहां घर में दो बच्चे हैं, तो क्या वो ऐसे ही उनको अनाथ आश्रम में ऐसे ही भेज देंगे, किसी में ना बताए हुए, ना कोई कागज भेजे हुए कि आपको कहाँ भेजना है? मुझे वो केस बड़ा अजीब लगा। तो हमारे कुछ दोस्तों के कुछ संगठन हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो वहां पे मुझे पता लगा था कि एक एमएलए साहब हैं जो आगरा से संपर्क रखते हैं और बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के हैं, बाह से वो एमएलए रह चुके हैं। तो हमने उनको एक छोटा सा वो लिखा, तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं इसका पता करूंगा, मैं अपने लोगों को लगाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, शायद वो कोशिश कर भी रहे हो। उधर हमारी एक मित्र हैं जो कि लखनऊ में संपादक हैं समाचार पत्र की, और उनसे मैंने कहा कि आप क्या पता करके बता सकती हैं कि वो उनका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमने लगाया हुआ है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई थी इसमें। अब ये है कि ये जो इनजस्टिस हुआ इस व्यक्ति के साथ, ये उतना बड़ा इनजस्टिस कभी नहीं आएगा कि जितना बड़ा मतलब बड़े बड़े चीजें चल रही हैं देश में। ये बहुत छोटा सा, एक छोटी सी तहसील का छोटा सा मामला है। ये किसका मानव अधिकार है? मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, एक अजीब तरह का। और ये इस तरह के केसेस चारों तरफ होते रहते हैं। वो अभी भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि हम मानव अधिकार। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉमन सेंस ह्यूमन राइट है, एक बिल्कुल कॉमन सेंस का ह्यूमन राइट्स है, जो एवरीडे सेंस का ह्यूमन राइट्स है, एक एवरीडे सेंस की ह्यूमन डिग्निटी है, कि जब हम किसी आदमी से बात करते हैं तो कैसे पेश आते हैं। अगर माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो पुलिस ने व्यवहार किया पैंडेमिक के दौरान, तो हम लोगों ने सर्वे किया पुलिस वालों से, बहुत थाने में बैठ के बहुत अच्छी तरह से बातचीत की और उनसे ये कहते हुए पूछा कि भाई आपका नाम भी नहीं जाएगा, आप ये बताएं कि मारपीट क्यों की। तो ज्यादातर का कहना था कि भाई ये एक तो ये था कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, ऊपर से ये था कि भाई इन्हें अंदर हमारे उसमें मत आने दो, हमारे राज्य में मत आने दो। अगर गुजरात महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है तो मार के महाराष्ट्र वापस भेज दो, बाकी हम देख लेंगे उसके बाद। और अगर कुछ करता है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लो, पकड़ के अंदर डाल दो। तो मारपीट हुई, बुरी तरह से मारपीट हुई। किस लिए हो रही है?
तो हम ये देख रहे हैं कि दूसरे पैंडेमिक के दौरान, हमारी एक पूरी स्टडी है, अगर आप लोग चाहें तो स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, और वो पुलिस एंड द पैंडेमिक, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट है। तो वो मैं उसको शेयर भी कर लूंगा प्रवीण जी के साथ, और आप लोग उसको देखना चाहें तो देखें। तो उसमें सबसे पहले तो ये था कि गरीब आदमी जो है उसको बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट पैंडेमिक के दौरान पुलिस ने दिया। एक तो ये था कि गरीब आदमी की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। जो थोड़े भी संपन्न लोग हैं, हमारे जैसे लोग, हमारे परिवार के लोग, आपके जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग, घर से काम करना शुरू कर दिया, अध्यापक हैं तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ और करते हैं तो ऑनलाइन काम करना शुरू हो गया, ऑर्डर कर दिया, खाना, दालें घर आ गई, मसाले घर आ गए, लोग दे के चले गए, वो एसेंशियल सर्विसेज खोली हुई थी। लेकिन एक जो गरीब आदमी है उससे काम छूट गया है, अब वो काम ढूंढने जाना है उसे, इसलिए वो बाहर निकलता है। और बाहर निकलता है तो वो कहते हैं तुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, चलो वापस उधर जाओ। सब्जी वाला है, एक शाम को 6 बजे सब्जी का वो खुला, और वो फल सब्जी लेके बाहर निकला अपना, कि घर में जो पड़ा हुआ है सड़ जाएगा, इसको मैं बेचूंगा नहीं तो, और कुछ निकले, और वो करने निकला, पुलिस वाले ने उसकी टकेल को उल्टा कर दिया, क्योंकि वो मुसलमान था, और उन्होंने कहा तबलीगी जमात चल रहा था उस समय, और उन्होंने कहा कि ये क्या, तो ये राजस्थान की घटना है, जबकि जहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो ये जो अजीब तरह का चारों तरफ चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन डिग्निटी का, जिसका जिक्र अमी जी ने भी किया और बाकी दूसरे साथियों ने भी किया, छौकर जी ने भी कहा, तो वो अगर डेली लाइफ में, कॉमन सेंस में अगर ह्यूमन डिग्निटी हमारे पास नहीं है, अगर हम इसका इंतजाम नहीं करते कि एक, अगर एसओपी, जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है पुलिस के, उसमें अगर किसी चीज का एसओपी नहीं है, तो आपके पास इतना इतना अच्छा इंटेलेक्चुअल का समूह है, आप, सरकार अगर चाहे तो 10 लोगों को बैठा के 2 दिन के अंदर एक एसओपी बन सकता है कि लोगों से कैसे निपटारा करना है, जो लोगों को बाहर निकलने जाने के लिए कैसे रोकना है, किसको कहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट देना है। तो क्या हुआ, उसमें डिस्क्रिशन का इस्तेमाल हुआ। एक लड़का 17-18 साल का जा रहा है होंडा सिटी कार में, और पुलिस वाला उसको रोकता है, वो कहता है मेरी माँ को बीमार है, मुझे ये देखो दवाई का पर्चा है और मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, जाओ। दूसरे 2 लड़के मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे हैं, उसी उम्र के करीब करीब, उनको रोका, उनका तेरा हेलमेट कहाँ है, तेरी ये कहाँ है, कहाँ जा रहे हो, पर्चा है, पर्चा नहीं है, किसका है, वो भी दवाई लेने जा रहे थे। तो उनको गाड़ी खड़ी करवाई, उठक बैठक लगवाई, और एक को पहले झांपड़ पड़ चुका था, फिर उसको कहा, उसने कहा कि जी दवाई तो लेनी है, दवाई लेने जाना, अच्छा जाओ, ये करके भेज दिया। तीसरा बच्चा साइकिल पे आता है, ट्राइबल है, और उसको उन्होंने पकड़ के अंदर डाल दिया, 12 साल के 13 साल के बच्चे को पकड़ के अंदर डाल दिया। तो ये डिस्क्रिशन का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो पुलिस वाला भी गरीब आदमी है, उसके दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, उसके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये जो पर्चा लेके जा रहा है ये सच्चा है, और जो बिना पर्चे के दवाई लेने जा रहा है ये झूठा है, क्योंकि साइकिल वाले के पास पर्चा नहीं था, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर जाके उससे पूछते हैं दवाई कौन सी देनी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसा खर्च होता है। तो ये जो किस तरह से हम ये क्या इनह्यूमन सिस्टम हमने बनाया है कि पुलिस वालों को हम ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, उनको हम सेंसिटिविटी नहीं दे पा रहे, हम अपना हमारे कॉमन सेंस में, हमारी डेली लाइफ में हम कैसे ट्रीट करना है, किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या करना चाहिए, पूरा प्रशासन हिल जाना चाहिए था कि भाई गिरफ्तार करना तो जरूरी है, क्या करें, एसपी साहब बताइए, आप बताइए, वकील साहब बताइए, कुछ ना कुछ होता उसमें। लेकिन हमें ह्यूमन डिग्निटी की परवाह नहीं है बिल्कुल। देखिए जो टूटीकोरिन में हुआ केस, उस केस के कुछ और भी पहलू हैं। एक पिता और पुत्र दोनों को मार मार के कस्टडी के अंदर उनको जान से मार दिया पुलिस ने। क्या दोष था उनका कि 6 बजे का कर्फ्यू आवर था, 6 बजे के बाद तक उन्होंने अपनी दुकान खोल के रखी। छोटी सी दुकान है, छोटे से बहुत कम लोग आ रहे हैं, कुछ अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते कोर्ट में, केस अगर अच्छी तरह से चलता और उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की या 2 महीने की सजा उनको होती। आपने जान ले ली उनकी। उस केस में जब वहां खून फैल गया चारों तरफ, तो पुलिस वालों को खुद लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने उनको झाड़ू देके उनको अपना खून अपने आप साफ करवाया।
पानी देके कि चलो इसको साफ करो। उसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले गए रिमांड के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाए कि ये मर गए ये वो। तो मजिस्ट्रेट ने अपने घर में बैल्कनी में खड़े होके वहीं से रिमांड दे दिया। उसका कर्तव्य था कि कम से कम उनकी शक्ल तो देखता कि भाई कौन लोग हैं, किस लिए लाए हुए ने, दुकान खोली थी थोड़ी देर के लिए 6 साढ़े 6 बजे, अरे भेजो उन्हें घर, क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन है ये लोग। डॉक्टर डॉक्टर बिना देखे हुए साइन कर देता है कि इनकी दशा अच्छी है। तो इसमें खाली पुलिस तो दोषी है ही, लेकिन उस मजिस्ट्रेट का ह्यूमन डिग्निटी के प्रति क्या कर्तव्य है जिसने कि वो बालकनी में बैठ के वहीं रिमांड दे दिया, उनको नीचे उनके ब्लड सोक्ड कपड़े तक नहीं देखे। तो ये कौन सा डॉक्टर है जिसने कि लोग लहूलुहान हो रहे हैं और उनको कह दिया कि इनकी दशा ठीक है, उनकी दशा के आधार पर मजिस्ट्रेट ने ये लिख दिया। तो ये हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे समाज में ह्यूमन डिग्निटी का डिवैल्यूएशन हो रहा है। और हम एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में जब हम चारों तरफ अपने देखते हैं तो हमको नजर आता है कि ये बात सही है कि जब किसी एक छोटी सी लड़की को, दिशा रवि को गिरफ्तार कर लेते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई जानकारी वो टूल किट बना रही है, अपना बच्चों को जानकारी दे रही है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, और उसमें उसने कोई चीज ऐसी कह दी जो सरकार के प्रति क्रिटिकल है, तो उसको आपने देशद्रोही बना के अंदर डाल दिया। तो ह्यूमन डिफेंडर्स करेंगे उसको। पर मेरी चिंता एक, देखिए हमारे जो संस्थान है, चाहे वो आरटीआई के राहुल सिंह जी हैं, जैसे जो चीजें आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो ह्यूमन डिग्निटी के प्रति एक ये मर्यादा है कि भाई मैं एक इंसान हूं, मैं ये नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो मैं ये नहीं होने दूंगा। तो ये जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड हम अपने लिए बनाते हैं और उसके लिए जो काम करते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, वो एक सिस्टम में, वो हमारे ट्रेनिंग के मेथड में, वो जिस तरह से हम पुलिस के ऊपर और न्याय कानून के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रिजन्स हो, प्रिजन्स के अंदर जिस तरह से लोगों को रखा जा रहा है, या कोर्ट्स में जिस तरह से केसेस चलते हैं लंबे टाइम तक, या लीगल एड जिनको मिलनी चाहिए उनको लीगल एड नहीं मिल पाती। तो इन सारी चीजों में हम अगर ध्यान से देखें कि हम कैसे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कैसे ह्यूमन डिग्निटी को एक स्थान दे सकते हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स के लिए जगह अपने आप बननी शुरू होगी। हम लोग देखते हैं एक छोटा सा कैंपेन कॉमन कॉज ने चलाने की कोशिश की थी, उसको हम फिर दोबारा पुनर्जीवित कर रहे हैं कि जो फुटपाथ नहीं होते, तो बड़े लोगों की जो कॉलोनीज होती हैं, तो वहां पे तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि भाई फुटपाथ पे कब्जा कर लेते हैं, वो थोड़ा सा स्लोप बना के वहां अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, वो सब पुलिस वाले अनदेखी कर देते हैं, उधर उधर काम चल जाता है। लेकिन जब अक्सर ऐसा होता है कि बरसात होती है तो लोग मैनहोल में सीधे अंदर घुस जाते हैं, गिर जाते हैं। और वो कोई शहर भारत का ऐसा नहीं है 640 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे कि ये ना हो रहा हो। फुटपाथ का आपने हटा दिए, मैनहोल वहां से हट गए, जरा सा पानी भरा, बच्चे गिर गए उसके अंदर, व्यक्ति पूरा बूढ़ा आदमी थोड़ा सा घर से बाहर टहलने के लिए निकला, उसके अंदर गिर गया, वो मर गया। आपने कहा भाई इसका तो इसके बुरे दिन आ गए थे, इसकी तो ये तो इतना बुरा हो गया, इस रास्ते से रोज लोग जाते हैं, कोई और क्यों नहीं मरा, ये क्यों मर गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है एवरीडे लाइफ में, हमारा जो एटीट्यूड है वो, उसमें मुझे लगता है कि चेंज करने की आवश्यकता है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो हम लोग मतलब पूरे दिन बोल सकते हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा जो कि तूतीकोरिन वाले से जुड़ी हुई है कि जब जब ये तमिलनाडु में केस हुआ तो ये काफी जगह अखबारों में काफी इसके ऊपर समाचार आए। हम लोग जो है चूंकि इस तरह के केसों को अक्सर ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो संयोग की बात थी कि उसके कोई 3-4 दिन या 6 दिन, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर एक बिल्कुल बराबर में डिस्ट्रिक्ट है टूटीकोरिन का है, वो है टेंकासी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। वहां पर एक ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा बिल्कुल इसी तरह से पैंडेमिक के उल्लंघन के लिए, और उसको बहुत पीटा। उसके बाप को बुलाया शायद कुछ पैसे वैसे लेने के लिए, उसके बाप को भी पीटा, लेकिन संयोग से उन दोनों को छोड़ दिया। और 2 दिन के बाद उस बच्चे की, जो ऑटो ड्राइवर था, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या उसको कस्टोडियल डेथ कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कस्टडी में तो नहीं हुई, जब उनको लगा कि ये तो मतलब बहुत अधमरा हो गया तो उसको उन्होंने छोड़ दिया।
तो हम ये देख रहे हैं कि जिन केसेस को बहुत ज्यादा प्रचार भी मिल जाता है और वो कोर्ट के संज्ञान में और मीडिया के संज्ञान में और पार्लियामेंट के संज्ञान में आ जाते हैं, जैसे टूटीकोरिन वाला केस, उसके बाद भी उसी जगह पे उनके आसपास ही ऐसे दूसरे केसेस हो रहे होते हैं जिस पे से हमारी नजर एकदम नहीं होती। तो ये मुझे लगता है ये तभी होगा जबकि हम इन चीजों के ऊपर ह्यूमन डिग्निटी को सीधा सीधा इसके साथ जोड़ें। और कहीं ना कहीं भारत में मुझे ऐसा लगता है, भगवान जी आप चाहें हम लोग मिलके इस पे कुछ कर सकते हैं कि ये जो क्या कहना चाहिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है या रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन है, किसी आदमी के ऊपर गलत मुकदमा चल गया या किसी और की गलती से किसी और को पकड़ के आपने अंदर डाल दिया और वो 10 साल के बाद छूट के आता है और वो कहता है इसका तो बॉम्ब ब्लास्ट में कैसे कोई लेना देना नहीं था और इसको इतना टॉर्चर किया गया, घर वालों को परेशान किया गया, इसका पूरा रोजी रोटी का साधन मिट गया, बिजनेस खराब हो गया और ये छूट के आया 10 साल के बाद, 10 साल बूढ़ा होके। तो क्या इसके ऊपर कोई कॉम्पनसेशन होना चाहिए? क्या कॉम्पनसेशन से ज्यादा इसके ऊपर उन लोगों को जिनकी वजह से ये हुआ है उनको चिन्हित करके और उनको पनिश किया जाए, उनकी नौकरियां छुटवाई जाएं, उन पुलिस अधिकारियों की और उन मैजिस्ट्रेट्स की और उन दूसरे लोगों की जिन्होंने की एक निरपराध को लगातार मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के अंदर उनको जेल में रखा है। तो मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पे जो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉमन कॉज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, एडीआर जैसे ऑर्गेनाइजेशन या एनसीपीआरआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन, फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, आप लोगों की सोसाइटीज हैं, तो अगर हम एवरी डे पे थोड़ा सा नजर डालें और उसके ऊपर अगर हम करने की कोशिश करें कि हमारे ह्यूमन डिग्निटी, मानव की गरिमा और मर्यादा जो है वो डेली लिविंग का हिस्सा बन जाए हमारी, हम लोग परेशान हो इन चीजों से, तो फिर मुझे लगता है कि उम्मीद है। और मैं पर्सनली मानता हूं कि उम्मीद मैं तो उम्मीद पे जिंदा हूं और मैं मानता हूं कि आप जैसे लोग हैं, जब तक राहुल सिंह जी जैसे लोग हैं और हमारे पार्लियामेंट में भी जितने भी क्रिमिनल हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चिंता है देश की, तो शायद हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, बशर्ते कि हम थोड़ा बहुत इस दिशा में काम करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपने कई बातें की है जो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के चेयरमैन भगवान जी भाई भी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी सुना है। हम लोग इस पे आपस में चर्चा भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आगे एक थिंक टैंक कॉन्क्लेव टाइप का 10-15 लोगों का आपस की चर्चा का एक आयोजन भी करेंगे। विल टॉक मोर ऑन टेलीफोन। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शिवानंद भाई को फिर के अगले वक्ता के रूप में श्री आत्मदीप साहब को बुलाएं और अंतिम वक्ता श्री जस्टिस मेहरोत्रा जी, उनका अभी फोन आया है कि ही इज ज्वाइनिंग एनी मोमेंट। तो शिवानंद भाई या आत्मदीप सर अगले स्पीकर हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और हमारे अगले स्पीकर के तौर पर पूर्व मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त रहे श्री आत्मदीप जी हैं। आत्मदीप जी का करियर एक पत्रकारिता के फील्ड से प्रारंभ होता है और वो भी उन कुछ गिने चुने सूचना आयुक्तों में है जिनको पत्रकारिता के क्षेत्र से सूचना आयुक्त बनाया गया, क्योंकि सूचना आयुक्त का जो नियुक्ति होती है उसमें आप जैसा कि जानते होंगे कि सामाजिक क्षेत्र के लोग, पत्रकारिता से जुड़े क्षेत्र के लोग, जाने माने ऐसे गणमान्य जो लोग हैं वो रहते हैं, साथ में कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। तो हम लोगों के लिए बाय द वे बहुत अच्छा होता है कि कोई सोशल सेक्टर से आए और पत्रकारिता से आए, जुडिशियरी से भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत लाभ होता है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट रहे कि आत्मदीप जी सूचना आयुक्त बने। उन्होंने बहुत जबरदस्त अपने कार्यकाल में डिसीजन दिए हुए हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद एक विनियमन कुछ इस तरह से बना है जिसमें से एडवर्टाइजमेंट, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि पार्टियां अपना प्रचार प्रसार ना करें और जनहित के मुद्दे ही
एडवर्टाइजमेंट में रखे जाएं, उसके लिए उनको सदस्य बनाया गया है। और मजदूर किसान शक्ति संगठन NCPRI से जुड़ करके भी उन्होंने काम किया हुआ है। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के बाद हमारे बीच में आया है। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए मैं उनको सीधे आमंत्रित करूंगा कार्यक्रम में कि वह इस ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और RTI से संबंधित अपने विचार रखें। सर, हार्दिक स्वागत है आपका। सर, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आप सभी को नमस्कार, साथ में क्रिसमस की भी शुभकामनाएं। भाई विपिन मुद्गल जी अभी ने अंत में जो बात कही उससे जोड़ते हुए एक प्रसंग सबके साथ साझा करना चाहूंगा जो आज ही अखबार में आया है। यूपी के शामली जिले का किस्सा है। एक आदमी के खिलाफ मुकदमा था अवैध रूप से कीटनाशक बनाने का, 1986 का। उसका फैसला अभी आया है 35 साल बाद, जब वो आदमी बूढ़ा हो गया। और फैसला ये आया कि उसको कोई सबूत, उसका दोष सिद्ध होने का सबूत न मिलने के कारण एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसको बरी कर दिया। इन 35 सालों में उस आदमी को, बेगुनाह आदमी को 400 से अधिक सुनवाइयों में जाना पड़ा और लगातार 35 साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। अब वो बरी हो गए और बाइज्जत। अब उसके इन 35 सालों का की भरपाई, जो भी उसको नुकसान हुआ, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इस सब की भरपाई कैसे हो, विपिन भाई ने इस बारे में बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे माननीय प्रवीण पटेल जी ने आदेश दिया है कि मैं मानवाधिकार आयोग को सूचना के अधिकार के साथ जोड़ के अपनी बात रखूं। और प्रवीण भाई की बात इसलिए भी बहुत औचित्यपूर्ण है कि मानव अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच बहुत गहरा अंतर संबंध है। यूनाइटेड नेशंस ने मानवाधिकारों के बारे में जो घोषणा पत्र अंगीकार किया और जिस पे भारत सहित बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए, उसी घोषणा पत्र में सूचना का अधिकार भी शामिल है। इसका वैश्विक स्तर पर उद्गम उसी घोषणा पत्र से हुआ। और इस यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स में मानवाधिकारों के साथ में सूचना के अधिकार को शामिल करते हुए यह भी कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि सूचना का अधिकार मनुष्य को प्राप्त सभी स्वतंत्रताओं की मूल धुरी है। बहुत सारगर्भित बात उस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में कही गई। अब ये यूनिवर्सल चार्टर यूनाइटेड नेशंस में 1948 में इसको अंगीकार किया गया, लेकिन भारत में मानवाधिकार का कानून बना 1993 में। इस तरह देखें तो लगता है कि बहुत साल लग गए यूनाइटेड नेशंस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बावजूद हमारी सरकार को उस पर अमल करने में, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल चार्टर घोषित होने के 1.5-2 साल बाद ही हमारा संविधान लागू हो गया। और भारत के संविधान में ये दुनिया के लिए भी एक मिसाल है कि जो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में मनुष्य के अधिकार बताए गए और उनको उपलब्ध कराने पे सभी सदस्य देशों को कहा गया, उन ज्यादातर मूल अधिकारों को, मानवाधिकारों को भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही शामिल कर दिया, वह भी मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट बना। यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम हमारे संविधान में। और इसके अलावा भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें भी कई सारे मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है और सरकारों से उनकी पालन की अपेक्षा की गई। मोटे तौर पर मानव अधिकारों में वो सारे अधिकार शामिल हैं जो हर इंसान को प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से मिलने ही चाहिए। जैसा अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि जन्म लेते ही मनुष्य के उसके मानव अधिकार लागू होना शुरू हो जाते हैं। मानवाधिकार कानून के तहत
ही भारत में मानवाधिकारों की पहरेदारी करने के लिए, रक्षा करने के लिए, लोगों की इस बारे में शिकायतें सुनने और उनका निराकरण करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग बनाए गए हैं। इसमें एक संशोधन हुआ बीच में, वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले मानवाधिकार कानून में ऐसा था कि मानवाधिकार आयोग में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस इतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं होते थे, जिसके कारण कई राज्यों में मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष पद खाली पड़ा रहता। मध्य प्रदेश में भी कई साल तक खाली पड़ा रहा। इसको ध्यान में रखते हुए फिर भारत सरकार की तरफ से एक संशोधन किया गया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद कई राज्यों में ये पद भरे हैं, मध्य प्रदेश में भी। आयोग में, हर मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष तो वो होता है जो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या जस्टिस कहा हो, और 2 मेंबरों में से एक मेंबर वो होता है जो या तो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस हो या 7 साल का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश। दूसरा मेंबर वह हो सकता है जो सिविल सोसाइटी का हो और मानवाधिकारों का विशेषज्ञ। इन 3 सदस्यों से पूरी पीठ आयोग की बनती है। इसके अलावा शायद कम लोगों को जानकारी होगी कि हर मानवाधिकार आयोग में कितने सारे प्रकोष्ठ होते हैं और हर आयोग पे कितनी बड़ी राशि खर्च होती है। कुछ प्रभाग मैं आपके सामने गिनाना चाहूंगा जो हर मानवाधिकार आयोग में होते हैं। विधि प्रकोष्ठ, जो कानूनी राय देता है आयोग के बारे में मामले जो भी आते हैं। अन्वेषण प्रभाग, इन्वेस्टिगेशन जो करता है शिकायत। प्रशिक्षण और अनुसंधान विभाग। इसके अलावा नीति अनुसंधान और परियोजना व कार्यक्रम प्रभाग। फिर कंप्यूटर प्रभाग, और एक और है सूचना और जनसंपर्क प्रभाग। इस सूचना और जनसंपर्क प्रभाग की ये जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर पुस्तिकाएं, बुकलेट्स आदि प्रकाशित करे मानवाधिकारों के संबंध में, और इसके अलावा लोगों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम चलाए, जो ज्यादातर आयोग के स्तर पर काम ये नहीं हो रहा। इसके अलावा मानवाधिकार आयोगों का ये भी दायित्व है कि वो समय समय पर गैर राजनीतिक संगठनों से, स्वयंसेवी संगठनों को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित करे और समाज के विभिन्न तबकों में मानवाधिकारों की जो भी स्थिति है उस पर चर्चा करके जायजा ले और आवश्यक कार्रवाई करे। विभिन्न, ये अच्छी बात है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जितने भी मानवाधिकार आयोग बने हैं, सबने अपनी वेबसाइटें बनाई है और उनको चालू कर दिया है, और वेबसाइटों पर आयोग के बारे में, मानवाधिकारों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध है जो कोई भी नागरिक प्राप्त कर सकता है। इन वेबसाइटों पे कोई भी नागरिक ऑनलाइन भी शिकायत कर सकता है और ऑफलाइन भी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हर मानवाधिकार आयोग का हेल्पलाइन नंबर भी है, जहाँ वो फोन पे भी सहायता प्राप्त कर सकता है, फोन पे भी अपनी शिकायत लिखवा सकता है, और आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई अभी तक मानवाधिकार आयोग ने की है उसका स्टेटस भी आप इन वेबसाइटों पर देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो पिछला हम लोगों ने मानवाधिकार दिवस पर मानवाधिकारों पर एक वेबिनार किया था, उसमें ज्यादातर बातें इस तरह की आई थी कि मानवाधिकार आयोग मोटे तौर पर सिफारिशी संस्था बन के रह गए। ये नख दत्त विहीन है, कोई इसके आदेश, नोटिस, निर्देश का पालन न करे तो आयोग कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाल में हमारी मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जी जैन के साथ मुलाकात हुई और इन सारे मुद्दों पे हमने चर्चा की जो पिछले वेबिनार में उठे थे। तो उन्होंने बताया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर मानवाधिकार आयोग उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर जो मानवाधिकार कानून में मानवाधिकार आयोगों को शक्तियां दी गई है, उन सबका इस्तेमाल शुरू कर दें तो सारी
नौकरशाही हिल के रह सकती है और मानवाधिकारों के पालन की स्थिति बहुत बेहतर बन सकती है। हम ये आमतौर पर देखते सुनते हैं कि मानवाधिकार आयोग शिकायत मिलने पर या स्वतः संज्ञान लेने पर किसी को नोटिस जारी कर रहा है और वो अधिकारी उसका कई समय तक जवाब नहीं देता है और आयोग रिमाइंडर पर रिमाइंडर देता है या सरकार को सिफारिशें की और वो उस पर ध्यान नहीं देती, अनदेखी करती, लागू नहीं करती, आधे अधूरे ढंग से लागू करती। तो इसके बारे में जस्टिस नरेंद्र जैन ने हमको बताया कि मानवाधिकार आयोग की धारा 13 सपठित धारा 29 के तहत मानवाधिकार आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, उसी तरह जैसे सूचना आयोगों को प्राप्त। इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आयोग अपनी अधिकांश बातों का क्रियान्वयन करा सकता है। मध्य प्रदेश में अभी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ मानवाधिकार आयोग के इतिहास में कि जस्टिस नरेंद्र जैन ने इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से लेके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान तक ऐसे 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को के खिलाफ वारंट जारी किए, क्योंकि वो आयोग के सामने न जवाब दे रहे थे आयोग के नोटिस का, न पेश हो रहे थे। ये गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सारे अधिकारी जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया आयोग द्वारा, उनको उपस्थित होना पड़ा, अपनी सफाई पेश करनी पड़ी और आयोग ने जो निर्देश दिए उनका पालन करना पड़ा। तो अगर बाकी आयोग भी, हम इस बारे में आरटीआई लगा सकते हैं अलग अलग आयोगों में कि ये जो मानवाधिकार कानून की धारा 13 सपठित धारा 29 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, उनका किन किन मामलों में उपयोग किया गया और उसके क्या परिणाम रहे, तो आयोगों का भी ध्यान जाएगा अपनी शक्तियों के प्रति। जैसे अभी मध्य प्रदेश सूचना आयोग में माननीय राहुल सिंह जी ने इस्तेमाल किया वारंट जारी करने के अधिकार का, और किसी सूचना आयुक्त ने ये इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये अधिकार बहुत प्रभावकारी है और परिणामकारी। इसके अलावा मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 3 ऐसे बड़े मामलों में हाल में ही इसी साल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ रिट याचिकाएं फाइल की। उसमें एक मामला तो भोपाल में जो आवारा कुत्ते हैं उनसे जनजीवन को जो खतरा है उससे जुड़ा मामला था, जिसमें आयोग ने निर्देश दिए और सरकार ने पालन नहीं किए। तो आयोग ने हाईकोर्ट से ये अनुरोध किया है कि वो राज्य सरकार को बाध्य करे कि वो इन निर्देशों का पालन करे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है जो हम सबके संज्ञान में होना चाहिए। ये फैसला है इसी साल का 2021 का। उसमें ये कहा गया है, जो आयोगों की छवि है हमारे दिमाग में उसको बदलने का मंतव्य भी उस फैसले में निहित है। मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले में मद्रास हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने ये कहा है कि हालांकि मानवाधिकार आयोगों का काम स्वतः संज्ञान लेके या लोगों से शिकायतें प्राप्त करके उनकी जांच करके उन पे कार्रवाई के बारे में सरकार को अनुशंसा करना है, यह मूलतः भूमिका आयोग की है, लेकिन इसके बावजूद व्यवहारिक तौर पर कानूनी रूप से मानवाधिकार आयोगों की सिफारिशें सरकारों के लिए बाध्यकारी स्वरूप की हैं, मैंडेटरी नेचर की, उनको मानना ही चाहिए। और मद्रास हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह भी कहा कि मानवाधिकार आयोग जो भी सिफारिशें करता है सरकार को, उनको लेके सरकार के सामने सिर्फ 2 विकल्प, या तो वो उनका पूरी तरह पालन करे या फिर हाई कोर्ट में उनको चुनौती, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इस फैसले का सदुपयोग भी हम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आयोगों की भूमिका को और कारगर बनाने के लिए कर सकते हैं। और यही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सबसे पहले 2014 में, उसके बाद 2018 में भी ऐसे फैसले दिए हैं जो मद्रास, उसमें भी सार रूप में वही भाव है जो मद्रास हाई कोर्ट के फैसले कि केवल सिफारिशें कह के उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, उनका पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर का संसद के प्रति उत्तरदायी है, राज्य स्तर के मानवाधिकार आयोग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये कानून में प्रावधान है मानवाधिकार आयोग कानून में कि उनको हर साल विधानसभा में अपने कामकाज का, क्या शिकायतें मिली, क्या क्या विषय थे, उनके निराकरण के लिए क्या किया गया और परिणाम क्या रहे, इस सबका लेखा जोखा वार्षिक प्रतिवेदन में सदन के सामने पेश करना होगा। लेकिन व्यवहार में संसद में और कई राज्यों की विधानसभाओं में मानवाधिकार आयोगों को ये प्रतिवेदन
हर साल प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने हर साल अपने प्रतिवेदन भेज के, जो उसके नोडल विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, उसको भेजे हैं प्रतिवेदन बना के, लेकिन उनको हमने अभी विधानसभा में भी जाके पता किया 2 दिन पहले, कई सालों से कोई प्रतिवेदन सदन के पटल नहीं, और सारे जनप्रतिनिधि भी इस बारे में सोए हुए हैं, मीडिया भी का भी इस तरफ ध्यान। तो हम आरटीआई इस बारे में भी आरटीआई लगा के अपने अपने राज्यों के सामान्य प्रशासन विभाग को इन प्रतिवेदनों की प्रतियां मांग सकते हैं। तो वो प्रतिवेदन बनाने और सदन में कौन कौन से पेश किए गए इसकी जानकारी मांग सकते हैं, इनसे उनके ऊपर दबाव बनेगा। दूसरा, जो अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा भारत में मानवाधिकारों की मैदान में क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है, तो ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये समस्या वैश्विक है। केवल पिछड़े और विकासशील देशों में ही नहीं, बल्कि विकसित देशों में भी, और अमेरिका में तो हमने कुछ जाके भी देखा है, हांगकांग में भी देखा है, वहां भी मानवाधिकारों की स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं अमेरिका में आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग नस्ल करता है, जो वहाँ काले लोग हैं, उनके खिलाफ श्वेतों का भेदभाव जारी है। चीन में उइगर मुसलमानों का जो दमन हो रहा है जिस तरह का, ये पूरी दुनिया जानती है। रूस और हांगकांग में भी मानवाधिकारों की जो हालत है कि कोई अपने नागरिक अधिकारों की बात करे तो दमन से चला दिया जाता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ने रूस और चीन वगैरह पे कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, इसके अलावा इन दोषी देशों के खिलाफ कोई ऐसी प्रभावी कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। हमारे देश में जो आम जनजीवन से जुड़े मुद्दे हैं मानवाधिकार, और जहां मानवाधिकार पूरी तरह लागू नहीं हो रहे हैं, जिनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, वो है सफाई कामगार। उनको जो अपने स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए उपकरण दिए जाने चाहिए, वो ये बिना सीवेज के हॉल में भी उतार दिया जाता है। कई सफाई कर्मचारी और जहरीली मीथेन गैस सीवेज के गड्ढे में होती, उससे बेहोश होकर गिर चुके हैं, मर चुके हैं। अभी ताजा घटना भी भोपाल में थी, जिसमें 2 लोग मरे हैं सीवेज के गड्ढे में। इसके अलावा जो मजदूरों के अधिकार है, जैसे मनरेगा में भी है कि वो जहाँ काम करेंगे वहाँ शुद्ध पानी की, पीने की, छाया की, महिला का बच्चा है तो उसके लिए पालने की, प्राथमिक चिकित्सा की, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मानवाधिकारों में आते, लेकिन नहीं। इसके अलावा हर नागरिक को स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए सुविधा पाने का निःशुल्क अधिकार है। क्या हालत है, कितने पद खाली पड़े हैं अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, उपकरण नहीं है, जरूरी सामग्री नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। इसके अलावा पुलिस के लेवल पे तो सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जो पुलिस संगठन कानूनों की रक्षा के लिए, मनुष्य के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून सही तरीके से लागू कराने के लिए बनाया गया, वहां सबसे ज्यादा कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, और मानवाधिकारों का तो खासतौर पर हो रहा है। पिछले एक वेबिनार में हमारा जेल में कैदियों के अधिकार, उसमें मालूम पड़ा कि कैदियों को किस तरह उनके कानूनी हक से, मानवाधिकारों से वंचित किया जा रहा है। विचाराधीन कैदियों के मामले में भी ऐसी स्थिति है। न्यूनतम मजदूरी, ये तो मूल अधिकार में भी आता है और हर तरीके से कानूनी अधिकार है हर मनुष्य को प्राप्त, लेकिन सरकार ही जो काम आउटसोर्स कर रही है, उनमें आउटसोर्स एजेंसियां अपने कामगारों को नहीं दे रही है, केवल कागज पे साइन करा लिए जाते हैं, 12,000 रुपये महीना देंगे और दिए जाते हैं 7,000। ये सरकारी एजेंसियों के तहत जो काम हो रहे हैं उनमें हो रहा है, उनका मानवाधिकार का हनन हो रहा है। देह व्यापार में जो लोग लगे के भी मानवाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी उन अधिकारों को मान्यता दी है, लेकिन उनकी पालना नहीं। इसी तरह विकलांगों का बहुत बड़ा मुद्दा है मानवाधिकार। सर कंक्लूड करना है। ओके, विकलांगता प्रमाण पत्र पाना, हर दफ्तर में जहां उनको जाना होता है, रैंप बनना, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन नहीं। मैं संक्षेप में अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हर लोक प्राधिकारी, जो आरटीआई एक्ट में जिसको लोक प्राधिकारी कहा गया है धारा 2, उसके लिए उसके ऊपर मानवाधिकारों को लागू करने का विधिक दायित्व है।
इस बात को लेके हर मानवाधिकार के पालन के बारे में संबंधित लोक शासन अधिकारी के समय आगे लगाई जा सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मदीप साहब। हम लोग थोड़ा टाइम से ओवररन हो गए हैं, इसलिए रिमाइंड थोड़ा कराना पड़ा, तो माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। मैं अगले हमारे जो स्पीकर हैं अंतिम इस सेशन के, श्री जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा साहब हैं, और उनका आज आर्बिट्रेशन का काफी कार्यक्रम होने के बावजूद उन्होंने समय निकाल के हमारे साथ आए हैं आज अपने विचार इस मामले में साझा करने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अपने शिवानंद भाई को कि उनका परिचय दे और उनको आमंत्रण करें। शिवानंद भाई। शिवानंद भाई अनम्यूट कीजिए। ओके, सॉरी। धन्यवाद प्रवीण जी, और बड़ी खुशी की बात है कि जस्टिस राजीव लोचन मल्होत्रा जी हमारे बीच में पुनः हैं। सर, हार्दिक स्वागत है आपका। और जस्टिस मेहरोत्रा जी के बारे में आप सभी को ज्ञात है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा दो शब्द अपना जोड़ना चाहूँगा कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ इंस्टीट्यूट से आप 1977 में आपने ग्रेजुएट, आप वहाँ से ग्रेजुएट हुए, और आप PCS 1985 में आप प्रमोट किए गए हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए 2001 में, और फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के रूप में 2014 में आपने ज्वाइन क्या, और एडिशनल जज के तौर पर 7 जुलाई 2017 को, और फिर इसके बाद आपको परमानेंट जज जस्टिस के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप बने। और आपने अपने कार्यकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। आपके जो निर्णय हैं वो हिंदी में विशेष तौर पे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही स्पीकिंग ऑर्डर और बहुत ही लोगों में लोकप्रिय। और इसके बावजूद भी, रिटायरमेंट होने के बावजूद भी, जो सोशल एक्टिविटीज हैं और लोगों के बीच में जिस प्रकार से भी, अब आप समझ सकते हैं कि आप इतने कैलिबर के व्यक्ति अब हम लोगों के बीच में आकर के अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। तो इस तरह से आपका नेचर है, आपका बहुत ही सरल स्वभाव है, और आप निरंतर अपने उस दायित्व के बाद में, जुडिशियल जो आपका दायित्व था, उसके बाद में समाज के अन्य जो आपके दायित्व हैं उसकी आप निरंतर पूर्ति कर रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है सर कि आज आप हमारे बीच में। स्वागत है, प्लीज सर अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हेलो, अब ठीक है सर, आवाज आ रही है? यस सर। हो सकता वो ईयरफोन मेरा गड़बड़ हो। सभी को नमस्कार। ये तो भारतीय सभ्यता है कि आप लोग प्रशंसा करते हैं। वैसे हम लोग तो केवल ये कह सकते हैं कि कोशिश की कि ईमानदारी से नौकरी को और अपने दायित्वों को पूरा किया जा सके। अभी हमने आत्मदीप साहब को सुना, चूंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, आज कुछ आर्बिट्रेशन के मुकदमे लगा रखे थे हमने, तो हो सकता है कि बहुत सी चीजों का रेपिटेशन हो, बहुत थोड़ा समय लेंगे आप लोगों का। जैसा बताया गया कि मानवाधिकार वही है जो प्रकृति ने हमको अधिकार दिए हैं। कोई उसमें से ऐसा नहीं है कि कोई हमने कोई नया एडिशन जोड़ा हो या संविधान ने जोड़ा हो। संविधान में भी जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं। उसके बारे में विस्तार से आपको पूर्व वक्तागण ने निश्चित रूप से बताया होगा। अभी आत्मदीप साहब ने चर्चा की थी कि मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आयोग करेगा। उन्होंने कहा कि वारंट इशू करने का अधिकार है और
भी आयोगों को आरटीआई के माध्यम से उन रूल्स की और प्रोविजंस की जानकारी दी जाए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे एक जज की ड्यूटी होती है एक ऑर्डर को पास करने की, और उस आदेश को पारित करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है एग्जीक्यूटिव, चाहे वो पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, उनका इसका एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। तो अब ये चेन कहीं ना कहीं ब्रेक होनी शुरू होती है। जैसे आपने अगर वारंट कर भी दिया तो वारंट का कौन एग्जीक्यूट कौन करेगा उसको? कभी आयोग को लोग खुद एग्जीक्यूशन करने नहीं जाएंगे, उस वारंट को लेके वो पुलिस के पास भेजेंगे। और अगर मान लीजिए वो वारंट चीफ सेक्रेटरी का है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है, तो क्या हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो पुलिस वारंट को एग्जीक्यूट कर पाएगी? ये कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों से मतलब ये है कि जनता का इन्वॉल्वमेंट बहुत आवश्यक है, जनता की जागरूकता बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मानवाधिकार आयोग ने कुछ कलेक्टर्स का, कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का वारंट किया, निश्चित रूप से पुलिस से उसके एग्जीक्यूशन में बहुत दिक्कत होगी। किस पुलिस वाले की हिम्मत होगी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पास जाकर कहे कि चलिए साहब आपको गिरफ्तार करते हैं, होम सेक्रेटरी से कहे गिरफ्तार करते हैं। तो अगर हम लोग जागरूक हैं और हम लोग कहते हैं ठीक है, हम तो इसको सारे पेपर्स में छपाएंगे, अखबारों में छपाएंगे, कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर इसको चस्पा करेंगे, एक छोटा सा, भले ही वो 50 लोगों का हो, 100 लोगों का हो, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, साहब को देखिए आयोग बुला रहा है और वारंट होने के बाद भी कंसर्न ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका एक असर होगा और उसके बाद शायद और लोग अपने आप स्वतः आना शुरू कर देंगे। लेकिन अब देखिए, मानवाधिकार अधिकार की चर्चा तो हम लोग लगभग सारे वेबिनार्स में करते हैं, सारी सेमिनार्स में करते हैं, जहां जहां हम लोगों की बात होती है। चाहे वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को लेने का भी, अडॉप्ट करने का अधिकार हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य भूले चले जा रहे हैं। ये सच है कि अगर आप ये देखिए कि उन अधिकारों का जिनके बारे में हमने जगह जगह आयोग बनाए हैं, स्टेट्स में बनाए हों चाहे सेंट्रल में बनाए हों, जहां जहां आयोग बना रखे हैं वो आयोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने समाज में, अपनी बिरादरी में, अपने एक देश में क्या उन चीजों को खुद भी मान रहे हैं? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। क्या आज भी हमारे यहाँ जाति व्यवस्था लागू नहीं है? क्या आज भी हम अपने से छोटे को, वो कितने समय तक हमने हरिजनों को अछूत माना, कितने समय तक कुछ लोग, हम लोग वर्ण व्यवस्था को, या आज भी कुछ जगहों पे ये लागू है, जाति श्रेष्ठता से हम लोग अपने को ग्रसित मानते रहे। तो क्या ये चीजें, क्या कोई आयोग कभी खत्म कर सकता है? इन चीजों को तो हमको खुद ही पहले खत्म करना पड़ेगा। हमको ये मानना पड़ेगा कि जो अधिकार एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक जीवित आत्मा होने के नाते जो हमको प्राप्त है, वही उस गरीब को, उस व्यक्ति को जिसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जो हमारी बनाई हुई जाति श्रेणियों में बाद वाले पायदान पे आते हैं, तो उनमें और हम में फर्क क्या है? अगर हमने ही फर्क मानना शुरू कर दिया तो उसी दिन मानवाधिकारों का पतन वहीं से शुरू हो जाता है। फिर दूसरा आप देखिए, संविधान इसकी कहां अनुमति देता है? जैसे एक छोटे से स्तर पर मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। आप देखिए, आज भी न्यायालयों में
हम भी उसका पार्ट रहे हैं, हम इसलिए उसको अपने आप को उससे अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कुछ मामलों में। न्यायालयों में जो ये कहा जाता है कि अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, तब तक हम किसी को एक्यूज नहीं मानते हैं, तब तक मालूम होता है कि उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है, वो आदमी आ रहा है और उसका सम्मान भी उतना ही है जितना सम्मान और लोगों का है। लेकिन हम लोग उनको 3 घंटे अगर एविडेंस हो रही है, 4 घंटे अगर हियरिंग हो रही है, तो उनको लगातार खड़ा रखते हैं कि एक्यूज बॉक्स बना देते हैं, उस बॉक्स में लगातार खड़ा रखते हैं। कई जगहों पर उनके ऊपर पंखे भी नहीं है, तो क्या हम उनको कुर्सियां प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? हम उनको उनके ऊपर पंखा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं? हम अपने चपरासी से उम्मीद करते हैं कि वो तो खड़ा रहेगा और हम बैठे रहेंगे? तो ये बहुत सी चीजें इसमें देखिए, ये मानवाधिकारों में इन अधिकारों का बहुत कुछ हनन तो हम अपने लेवल पे खुद ही कर रहे हैं। सरकार से हम सहयोग तो वहां पे मांगते हैं जहां हमारा खुद हनन शुरू होता है, या जहां पे हम कभी चुनाव लड़ने की या प्रकाश में आने की कोशिश करते हैं कि साहब हम चुनाव लड़ेंगे, हमको हमारे वोट कम हो जाएंगे, इसलिए हम मानवाधिकार, औरों के मानवाधिकार को भी उठाएंगे। लेकिन अगर हम बिना किसी स्वार्थ के और लोगों के मानवाधिकारों को भी उठाने का प्रयास करें और ये मान लें कि कम से कम 2 लोगों के अधिकारों के विषय में हम थोड़ा सा अपने को इन्वॉल्व करेंगे, तो निश्चित रूप से ये समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपने अभी आत्मदीप साहब ने अमेरिका की भी चर्चा की। निश्चित रूप से वहां भी मानवाधिकारों का हनन वहां भी है, वहां भी रेशियल वो चल रहा है, काले गोरे का वहां भी काफी हद तक अंतर है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में और लोगों के अधिकारों में। लेकिन वहां और हमारी यहाँ की व्यवस्था में बहुत फर्क है। वहां प्रजातंत्र काफी हद तक मैच्योर हो चुका है, वहां ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी नहीं है जितनी हमारे यहाँ हावी आज भी चल रही है। हालांकि उसमें लगातार सुधार हो रहा है, मैं बिल्कुल निराशावादी नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि हम बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं और अगले 8, 10, 12 साल में हम लोग काफी ऊपर चले जाएंगे। आपको एक केस याद होगा जिसमें एक पुलिस वाले ने एक काले का घुटने से दबा के पब्लिक प्लेस पे उसको मार दिया था कार के पास में, अमेरिका में। अभी एक इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे, उनके जमाने में, बाइडेन साहब के पहले जो थे, ओबामा के, आई एम सॉरी, ट्रम्प के जमाने में। तो जब लोगों ने आंदोलन किया और प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, हम टैंक्स उतार देंगे सड़कों पे अगर लोगों ने, काले लोगों ने आंदोलन किया, तो आपको याद होगा वहां के पुलिस चीफ ने क्या कहा था कि अगर आपको बोलना नहीं आता, प्रेसिडेंट को अपने डाटा, इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू स्पीक तो प्लीज शट अप। क्या हमारे यहाँ इतनी हिम्मत है हम में कि हम अपने पॉलिटिशियंस को इस तरह से कोई ब्यूरोक्रेट कह सकता हो? तो मेरा कहने का आशय ये है कि इसमें हम सरकार से तो उम्मीद करते रहें, लेकिन खुद हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी सावधान रहें, हम भी सहयोग करें, क्योंकि हर काम 135 करोड़ लोगों के विषय में कोई भी सरकार हो वो 135 करोड़ लोगों के विषय में लगातार जागरूक नहीं रह सकती है जब तक कि हम खुद अपने आप जागरूक न हो जाएं। यही स्थिति पुलिस की है। ये जैसा सच कहा आत्मदीप साहब ने कि पुलिस का काम तो लोगों की सुरक्षा करना है, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको बता दें तो आप लोगों को एक हंसी के पात्र भी होंगे। दो सब इंस्पेक्टर हमारी कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे। उन्होंने बीमारी का बहाना किया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया जाके एक आदमी उसमें से, और जब हमने उसको वहां पे रिमांड के लिए उसके पास गए इन द ईयर 86, ये 1986 की बात है, जब गए तो जो पुलिस वाला उसके वो वहां पे लगाया गया था जिसको हमने कस्टोडियन बनाया था, जिसको हमने जेलर बनाया था अस्पताल में, कि
आपकी कस्टडी में रहेंगे, ये दोनों दरोगा भागेंगे नहीं। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर हमको गायब मिला। हमने उसके खिलाफ 342 का मुकदमा, कस्टडी से भागने का मुकदमा कायम करने का एक निर्देश दिया और ये लिख दिया कि आदमी कस्टडी से भागा है, इस सिपाही के खिलाफ भी मुकदमा कायम हो और दरोगा के खिलाफ भी कायम हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम कोर्ट जा रहे थे तो कम से कम 2 या 3 थानों की पुलिस केवल ये सिफारिश में रिक्वेस्ट करने के लिए मेरे दरवाजे पे खड़ी थी कि साहब अगर आप एक बार माफ कर दें वरना उस आदमी की नौकरी चली जाएगी। कम से कम 20-25 सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर थे। आसपास के लोग केवल घर में झांकने आए कि लगता कोई बड़ी रेड हो गई, कोई बात हो गई क्या। मतलब पुलिस का सिपाही अगर आपके घर पहुंच रहा है तो लोगों को लगता है कि आपने कोई अपराध किया लगता है। मतलब जबकि होना चाहिए कि पुलिस के सिपाही को पहुंचने के बाद आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग होनी चाहिए कि अब पुलिस आ गई, नाउ वी आर सेफ। लेकिन जो ही पुलिस आपके यहाँ 2 सिपाही पहुंचते हैं आपको लगता है कि नाउ हम अनसेफ, लगता है अब गई गाड़ी, कोई ना कोई बवाल हुआ। और वही आपके मोहल्ले वाले भी आपको संदेह से देखते हैं कि आपके यहाँ सिपाही आ गए, लगता है आप किसी बड़े रैकेट में इन्वॉल्व है। हम इसमें बहुत कुछ पुलिस को भी दोषी नहीं मानते हैं। पुलिस की संख्या भी बहुत कम है। 135 करोड़ लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। संविधान ने, सीआरपीसी ने हम में से हर आदमी को पुलिस की पावर भी दे रखी है। हम किसी भी अपराधी को पकड़ के ले जाके थाने में बंद करा सकते हैं अपनी तरफ से। अगर उसके पास कुछ बरामदगी हुई तो हम बरामदगी को भी थाने पे जाकर दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि हमने अपने कर्तव्यों को इतिश्री मान लिया है। हमने मान लिया कि साहब सरकार जब करेगी तभी कुछ होगा, वरना हम नहीं करेंगे। तो मेरी आज के इस फोरम से आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हम अपने राइट्स के प्रति तो जरूर सतर्क रहें, सजग रहें। उन राइट्स को कैसे, अगर उनका हनन हो रहा है तो निश्चित रूप से ये अपराध है, ये 100% अपराध है। और उस अपराध के उन्मूलन के लिए हम सबको आगे एक साथ आना चाहिए। वो चाहे अपराध सरकार कर रही हो, चाहे समाज के कुछ लोग कर रहे हो, चाहे कोई संस्था कर रही हो। लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें। अब आप देखिए, कहते हैं लोग कि साहब जिसमें एयरपोर्ट से निकलिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी चेकिंग होती है, 2 घंटे लगा देती है साहब, लोग बड़े परेशान करते हैं हम लोग। हमने उनमें से एक साहब से कहा कि फिर अगर मान लीजिए उसमें आतंकवादी आ जाए, हवाला का पैसा भेजे जा रहा हो, स्मगलिंग हो रही हो, हेरोइन आ रही हो, आरडीएक्स आ रहा हो, तब आप कहेंगे साहब सरकार विजिलेंट नहीं थी, क्या हुआ। तो इतना तो बियर कीजिए। अगर देश की हालत खराब है तो उसमें कुछ टाइम अगर ज्यादा आपको एयरपोर्ट पे लग रहा है तो इसको अपना आप इसको अधिकारों का हनन न मानिए। अगर आपकी चेकिंग कोई कर रहा है तो ये मत मानिए कि हम वीवीआईपी है, सब मेरी चेकिंग क्यों हो रही है। चेकिंग जैसे सबकी हो रही है वैसे आपकी हो रही है। तो अपने आप को एक अलग क्लास मत मानिए, अपने आप को जनरल पब्लिक मानिए, अपने आप को उतना ही अधिकारी मानिए आप ह्यूमन राइट्स का जितना अधिकारी एक गरीब है, मजदूर है। और अगर कहीं किसी का हनन हो रहा है तो जैसा अभी बताया पूर्व वक्तागण ने, हमारे पास डिफरेंट फोरम्स हैं, हम उन फोरम्स पर जा सकते हैं। हम खुद 8 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी का जुलूस लेके जा सकते हैं। हम अखबारों में प्रकाशित कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं और लोगों को इससे हम इसमें जागरूक बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत समय लिया आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस राजीव लोचन साहब। अब आगे की जो भी हम लोग की कार्यवाही बनेगी आपको अवगत कराएंगे। आपके पहले के भी वक्ताओं ने काफी महत्वपूर्ण बातें रखी है और क्योंकि समय निकलते जा रहा है, वी आर ऑलरेडी लेट बाय 20 मिनट्स, तो मैं आपको फिर से पुनः धन्यवाद देते हुए मनोज जनक
जी के पास जा रहा हूँ अगर और आप अगर डिफेंडर के साथ में जो है तो ये मैं आपसे क्षमा चाहते थोड़ी सी, अगर यस आप सर, अनुमति दें तो थोड़ी देर के यस लिए सर। आपको तो है। मनोज जी, जी जी जस्टिस मल्होत्रा साहब जाना चाहते हैं, आप उनको थोड़ा थैंक्स कह दीजिए। आज मेरा दुर्भाग्य है कि बहुत देर आपके साथ नहीं बैठ पाए, वरना बड़ा अच्छा लगता है। आपके प्रोग्राम से बहुत से अच्छे वक्तागण को सुनने का, सीखने का, बहुत सी नई बातें जानने का मौका मिलता है और हम अगली बार भी जुड़ेंगे। एक्चुअली एक राज्य सरकार ने, यूपी ने एक रिव्यू कमेटी बना रखी है। जो आतंकवाद की घटनाएं, टेररिस्ट की घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के विषय में एक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन पे ये हुआ कि आप अगर पुलिस एटीएस या एसटीएफ चालान करती किसी के हैं तो पहले उस रिव्यू कमेटी को, उसमें 2 लोग हैं, उसके चेयरमैन हम हैं, जो कम्युनिटी अफेयर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उसके वो मेंबर हैं। उन्होंने उसको बना रखा है कि वो सारे पेपर्स पुलिस एटीएस एसटीएफ हम लोगों के सामने केस जारी लेके आती है और तब कहती है कि आप देखिए अगर केस बनता हो तो आप हमको यस कीजिए, तो हम कोर्ट में दाखिल करें, वरना दाखिल ना करें उसको। एक दायित्व तो वो भी है। तो हम आपसे अनुमति लेंगे साहब, और फिर आपके साथ जुड़ने के लिए फिर मौका चाहेंगे, अगली बार भी जुड़ना चाहेंगे आपके साथ, नई चीजें सीखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजीव सर, मैं आपके लिए एक बात कर दूं, एनएचआरसी के सेक्रेटरी जनरल बिंबाधर प्रधान जी 3 बजे जुड़ेंगे। एक्चुअली वो सुबह जुड़ना था 11 बजे। उनका एक अर्जेंट ये मीटिंग आ गया 11 बजे विज्ञान भवन में। होम मिनिस्टर वो प्रिजाइड कर रहे हैं कि राजीव लोचन सर प्रोग्राम आएंगे नहीं। हम 3 बजे हाजिर होंगे। 3 बजे दोबारा जुड़ेंगे, देखना चाहते हैं। फिर 3 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे साहब। जी जी, वो खासकर आपके बारे में पूछ रहे थे। 3 बजे हाजिर होंगे जरूर साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा वेंकट जी, ये सेशन टेंड करे। राजू साहब 2 मिनट रुकिए, वोट ऑफ थैंक्स दे देते हैं वेंकट जी। जी अभी हम 5 मिनट आपके साथ हैं। यस सर, वेंकट जी वोट ऑफ थैंक्स कन्वे कीजिए, उसके बाद मनोज जी जाएंगे डिफेंडर की सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंडिया आज के होस्ट आरटीए रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ इंडिया एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस की ओर से आज के सारे डिग्निटरीज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने अच्छा कार्यक्रम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनॉग्रल सेशन आई हैव एवर अटेंडेड। आप सोच भी नहीं सकते 10 डिग्निटरी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक साथ, और वो भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आज बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सब का सब शामिल हुए, एक भी एब्सेंट नहीं थे। राजीव लोचन जी, I was really missing you initially, but when Praveen told me you will join us later, I was so relieved. Thank you for joining, though this thing and all, but and today the webinar was one of the best webinar I have seen. ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन मैक्सिमम महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर मैक्सिमम वायलेशन होते हैं। इसी के वजह से यूएनएचआरसी ने ये शुरुआत किया 1948 में। हम महिलाओं का वो अत्याचार हो रहा है, इसी को ध्यान रखते हुए आज हम प्रवीण पटेल, मैं और बाकी सब मिलके ये डिसाइड किया कि एक महिला ही आज इनॉग्रल सेशन का स्पीच देगी, और अमीबेन याग्निक तुरंत she accepted. She has been always cooperative with us, and she always stands for the national cause. And thanks to Amiben Yagnik for delivering the inaugural address. This was followed by
keynote address by Lenin Raghuvanshi. रघुवंशी ने काफी अच्छा ह्यूमन राइट्स का कैसे क्या उत्पादन right from the beginning कहाँ 1948 से आज तक काफी विषय संक्षेप में रघुवंशी आपने ये बताया कि हिटलर और मुसोलिनी उनके वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन बना, उनको ध्यान रखते हुए, और उनके बाद विपुल मुदगल ने काफी इंडिया में जो केस हो रहे हैं जैसे टूटीकोरिन में, तेंगासी में और राजस्थान में काफी एग्जाम्पल सामने रखा जहां पुलिस कस्टडी में जिंदा मींस दे वर बीटन अप एंड दे वर पुट टू डेथ। एंड ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारे बीच में हिटलर और मुसोलिनी जीवित है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन देखते हुए। आज और स्पीकर थे जगदीप चोकर जी, व्हेन ही सेड अबाउट डिफेंडर्स को कौन डिफेंड करेगा, काफी अच्छा सोचने वाली बात है। और राहुल सिंह जी ने अपना is a very active worker. He also presented all his thoughts, and justice of course Rajiv Lochan ji, he gave us a lot of example and he gave us a lot of hope. और 10-15 साल में आज का स्थिति काफी सुधार आएगा, वो सुन के काफी अच्छा लगा क्योंकि वो यूएस का एग्जांपल लिया। इट्स अ मैच्योर डेमोक्रेसी, आवर्स इज मैच्योरिंग इन, आई होप उनका जो dream it gets fulfilled in next 10-15 years. There will be a lot of improvement. And I also wish to thank Atmadeep ji and Manoj Jana ji for their contribution in today's webinar. And last but not the least, I will wish to thank the main architect of today's convention. The main is the brainchild and the architect and the planner for today's thing is our today's moderator, Praveen Patel. You all will agree with me. Praveen Patel has done an excellent job, and it's not easy to moderate a session of 10 eminent personalities, all big people from across the country. इतने अच्छे तरह से मॉडरेट करना ये आसान बात नहीं है। मुझे वोट ऑफ थैंक्स देना, सिर्फ 2 मिनट का बोलना, वो मुझे तकलीफ हो रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड 2.5 घंटा मॉडरेट करना इतने सीनियर डिग्निटरीज को रखे। प्रवीण पटेल, यू आर डन एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ मॉडरेटिंग टुडेज सेशन, एंड थैंक्स टू ऑल द स्पीकर्स who have participated, made this inaugural section a grand success. And once again, I thank the host, all the 3 hosts, for inviting me to propose a vote of thanks. Over to you, Praveen Patel, so that you can announce the technical session 1. Yeah. Before announcing, I must tell you, this was not the brainchild of myself alone. It was the proposal of Manoj Jena, which we accepted, and we talked with RTI Revolutionary Group also, and requested them to join us in the larger public interest. And the result is in front of us. Oh, it's great. Yeah, so we are doing our job. That's all. We are not doing anything excellent. No, what you do. And more Manoj Jana, and I forgot to thank our Shivanand Vivedi. It is his platform we are using. And Shivanand ji, hats off to you for your patience. And you know, he is highly qualified IIT graduate, and he has been spending his life towards social causes. Shivanand ji, thank you very much. Yeah. Now मैं मनोज जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेक्निकल सेशन के लिए, डिफेंडर के लिए। टाइम थोड़ा कम है, 10-15-20 मिनट भी यदि हो जाए तो कुछ लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। वन मिस्टर नरेंद्र सिंह इज देयर, लगातार कुछ पेपर दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या है। एक तो वी आर टेकिंग अप द मैटर, बट ड्यूरिंग द सेशन इस प्रकार की हरकतें अच्छी नहीं होती है। तो नरेंद्र सिंह, आप अभी थोड़ा सीखिए, अभी यू आर ए यंग मैन, प्लीज कैरी ऑन, learn how to behave in a public platform. Manoj ji, floor is yours. धन्यवाद प्रवीण जी। अभी तो 1:30 हो गया, अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमको लॉन्च करना है, फिर 2:30 बजे वापस आना है। 10 मिनट के लिए कर लीजिए, 2-4 डिफेंडर जो अपनी मेन है उनको रख ले। And बाद में टेक्निकल सेशन 2 में we will back it up. And then you announce also after lunch का प्रोग्राम भी मनोज जी आप ही अनाउंस कर दीजिएगा। आप ही अनाउंस करके समाप्त कीजिए। या
तो हम फिर 2:30 बजे मिलते हैं, लॉन्च पर 2:30 बजे मिलते हैं। आप सभी साथियों को एक बात रखना चाहता हूं बीच में, सभी से माफी चाहता हूं। आपको सर ने भी मेरे को बोला कि हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अमरा राम जी को परसों इतना बांध कर पीटा, उसके पैरों में कीलें चुबो दी, पेचकस से उनके पैरों में हमला हुआ, और उसमें ये लिखा हुआ है, देखो आप अखबार की मैं कटिंग दिखा रहा हूं, उसको पेशाब पिलाया गया और उसके पेचकस से, और साथ में वो क्या कहते हैं, कीलें होती हैं जो नेल्स इस साइड से, और पैरों में इतना, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण 3 ऑपरेशन हुए उनके कल। गोवर्धन सिंह जी राजस्थान के हाईकोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो यही थे जोधपुर में, और ये अखबार की कटिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बाड़मेर के जो मेन अखबारों की प्रिंटिंग पर है, ये आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये देखो, ये साथी है। नरेंद्र जी 1 मिनट हमारी बात सुनिए, ये जो मैटर आप सुनो, 1 मिनट सुनो, ये मैटर, अरे भाई 1 मिनट सुनो। पालीवाल जी यहाँ पर हैं, जयपुर से, कोटा से हैं, ये मैटर उन्होंने ऑलरेडी रेज किया हुआ है, आप उसके अंदर सप्लीमेंट कीजिए। चर्चा होनी चाहिए कि साथी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, चर्चा होगी, आज ही चर्चा होगी। 2:30 बजे सेशन स्टार्ट हो रहा है। मनोज जेना जी इसको ध्यान में रखेंगे और आपसे बात भी करेंगे, हम लोग सब बात करेंगे। मैं निवेदन करता हूं, मैं डाई का वो नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब निवेदन नहीं था, मैं उससे माफी चाहता हूं कि मैंने आपको अखबार बार बार दिखाया कि हमारे साथी को पेशाब पिलाया गया और पैरों में। मनोज जी इनके एक बार बात सुन लेते हैं, 5-7 मिनट ले लेते हैं, आप अपनी बात कीजिए। मनोज जी इसको, मनोज जी नरेंद्र बात सुनो, नरेंद्र थोड़ा बात सुनो, ये कोई नई बात नहीं है, हर दिन होता है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर पर, आरटीआई एक्टिविस्ट पर, जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं हमेशा, सुनो मेरा बात सुनो पहले, वो अटैक होता है, वो केस तो दिन में दिन तो इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता जा रहा है। अभी जो हमने ये कन्वेंशन किया है, हम लोग को सब इकट्ठा आके इस पर चर्चा करना है। एक एक केस को लेकर अगर चर्चा करेंगे, ये जो कन्वेंशन, सुनो, एक एक विषय पर डिफेंडर को लेकर चर्चा करना है, अभी हमारा पास टाइम नहीं है। और ये भी तो मेरे पास भी टाइम नहीं, आई विल लीव जस्ट राइट नो इमीडिएटली, क्योंकि एक घटना ऐसी बड़ी घटना हुई, आपको मर रहा है 90%। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत। देखिए, ये कोई अपना बात कह के चले जाना वो ठीक नहीं है। अभी जो कन्वेंशन हो रहा है, ये तो घटना बढ़ रहा है, तो इसको लेके हम काफी गंभीर है, सीरियस भी है, और इसीलिए हम आज ये कन्वेंशन रखा है कि क्या क्या चैलेंजेस अभी एचआरडी फेस कर रहे हैं, हम उसको कैसे मैंने रिड्रेस करेंगे, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, हमारा जो ये रखा है कि पॉइंट्स रखा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ये कोई जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं, एक्टिविस्ट लोग का पेशेंस होना चाहिए, एक्टिविस्ट लोग को नॉन वायलेंस में बिलीव करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो ये सब आधार है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्टिविस्ट लोग का। आज जो विषय लेके हम एक तो इनागुरल सेशन में हमने कुछ ह्यूमन राइट्स का, फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का हमने चर्चा किया, गेस्ट लोग ने चर्चा किया, और जो एक्टिविस्ट लोग वो भी चर्चा करेंगे। मेन बात है कि रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जो डिफेंडर्स है वो अपना सजेशन देंगे, क्या हमको रोल निभाना चाहिए, ये जो इंक्रीजिंग वायोलेशन होता है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सके, मिनिमाइज कर सके। चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस फेस बाय एचआरडी, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, डोमेस्टिक क्या है, क्या इंटरनेशनल लेवल में क्या है रिड्रेसल मैकेनिज्म, कैसे हम ये सब आता है तो उसको कैसे हल करेंगे। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल डिक्लेरेशन फॉर एचआरडी, जैसे बहुत सारे वक्ता ने बोला था कि ह्यूमन राइट डिफेंडर के लिए ये प्रावधान है, एनएचआरसी में ये प्रावधान है, लॉ में ये प्रावधान है, कोर्ट्स में ये प्रावधान है, इसीलिए क्या क्या प्रावधान है इस पर हम चर्चा करेंगे। रोल ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रोल है, और अदर जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, जो
HRD को सेफगार्ड देने के लिए उस पर चर्चा करेंगे। और जो सबने भी बात कही है कि HRD का एक नेटवर्किंग होना चाहिए, कि हम सारे जो नेशनल लेवल में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि इसको कैसे, जो घटना हो रहा है, जो HRD पर जो घटना हो रहा, अटैक हो रहा है, कि वायलेशन हो रहा है, खुद कैसे अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, ये सब। और हमको एक्शन प्लान, लास्ट में हमको एक्शन प्लान बनाना है, क्या क्या एक्शन प्लान लेके हम जाएंगे, इसका हम 2:30 बजे से फिर चर्चा करेंगे। मैं अभी जो प्रवीण जी जो सजेशन किया है कि अगर 5-10 मिनट के लिए अगर कोई अगर बोलना चाहेंगे तो HRD को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना परिचय दे और वो संक्षिप्त में वो अपना बात रखे। जो बोलना चाहते हैं वो हेलो, हाँ मनोज जी सुन रहे हैं? हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, मैं जयंत कुमार दास बोल रहा हूँ, ह्यूमन डिफेंडर। आप तो प्रवीण जी आप भी जानते हैं, मनोज जी जानते हैं। तो अभी जो जस्टिस राजीव बच्चन ने एक अच्छी बात कही रिगार्डिंग द ड्यूटीज, द सिटीजन्स आर ह्यूमन राइट डिफेंडर, राइट। तो उसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा है आर्टिकल 51A, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स, द ह्यूमन डिफेंडर, राइट एक्टिविस्ट और सिटीजन, इट शुड बी मेड कंपल्सरी। ये एक ऑप्शनल है कि जो हमारा कर्तव्य है इंसान के लिए, सोसाइटी के लिए या तो देश के लिए, ये ऑप्शनल है। इसको यदि कंपल्सरी बना दिया जाए, ताकि इसमें क्या है, हाइदर इट इज ए ह्यूमन डिफेंडर और व्हिसिल ब्लोअर, ए नॉर्मल सिटीजन, वो उसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर मुकदमा भी लगाया जा सकता है। उससे होता क्या है, कोई नॉर्मल कॉमन सिटीजन भी उसको थोड़ा डर भी रहेगा कि मैं जो देखा हूँ, जो किया हूँ, या जो हो रहा है सोसाइटी में उसको मैं एक्सपोज नहीं करता, या तो पब्लिक में नहीं जाता कोर्ट में, तो उसमें मेरे ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकता है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये जो बोले उन्होंने शॉर्टकट में बताया उन्होंने कि जो हमारा जो ड्यूटी है एज ए सिटीजन हम नहीं करते हैं। अच्छा, इसी ह्यूमन राइट के बारे में बताऊं, जो किसी कहीं पे भी, जैसे अभी राजस्थान में कहीं पे हुआ जो वो जो कुछ देर पहले उन्होंने बताया, गुस्से में चले गए। यदि इसी के बारे में जो अभी अखबार में निकला, इसमें इसके बारे में यदि 10 से 15 हजार लोग इसके बारे में ह्यूमन राइट में केस करेंगे या एलिगेशन देंगे, ये क्यों पुलिस ने किया, तब वहां पे पुलिस और प्रशासन जो है वहां इसके ऊपर जो एयरिंग पुलिस अफसर है उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। जैसे मनोज जी आप हो गए, मैं 2-4 आदमी वो हल्ला करने से उससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 51A जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि एक सिटीजन का जो ड्यूटी लिखा है, इसको कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए। यही मेरा मेन चीज कहने का, बस। जी, थैंक यू जयंत जी। नेक्स्ट एनीवन? आप ही इनवाइट कीजिए ना, यू नो द पीपल। ये किसी को नहीं, वो मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ, वो बुलाइए। नहीं, क्या होता है, यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन, यू नो। नहीं, वो खुद अपना भी बात रखे, क्योंकि वो ह्यूमन राइट डिफेंडर, नॉट ए मैंने साय और लेजी पर्सन, ही इज एक्टिविस्ट, ही इज एक्टिविस्ट। तो एक्टिविस्ट होने के से वो गर्जन करना चाहिए, रोर करना चाहिए। जी, आत्मदेव, नहीं तो किसी को बुला दिए। हेलो मैं कुछ सर, देवेंद्र सक्सेना बोलना चाह रहा था, अजमेर से। जी बोलिए। सर नमस्कार, मैं राजस्थान अजमेर से बोल रहा हूँ। सर मैं एक छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकार की, इसमें मैंने देखा है जो हम लोगों के यहाँ पे भी ऑफिस खुले हुए हैं, लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ऑफिस तो खोल लिए ह्यूमन राइट्स से, आप लोगों से रजिस्ट्रेशन वहां से दिल्ली वगैरह से करा के आ जाते हैं। ग्राउंड लेवल पे ये लोग वर्क नहीं करते हैं।
ग्राउंड लेवल पे ये लोग अपने पैरेलल एक एनजीओ चला करके उसके ब्याह पे कुछ मार्केटिंग करके या उस तरीके के काम करते हैं। जो ह्यूमन राइट्स पे इन लोगों को वर्क करना चाहिए था वो नहीं होता। तो मैं आपके संज्ञान में यही लाना चाहता हूँ कि यदि आपके उधर से इन जैसे जो कार्यालय खोल लिए जाते हैं जगह जगह पे, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पे होना चाहिए कि इनकी वर्किंग क्या है ये लोग, क्योंकि यही लोग वो होते हैं कि जो जाकर के सरकारों से या अधिकारियों से या जहाँ पे जाकर के वायलेशन होता है ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा बस छोटा सा कहना है कि इस पे शायद हम लोगों का भी ध्यान जाना चाहिए कि हम इस पे क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। थैंक यू। देखिए देवेंद्र जी, एक बात है कि राइट टू फार्म एसोसिएशन है, हमारा एक फंडामेंटल्स राइट्स है। कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है किस ऑब्जेक्टिव को लेके, चाहे वो सोशल ऑब्जेक्टिव हो चाहे ह्यूमन राइट्स ऑब्जेक्टिव हो, कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात है आपने जो कहा, इसको लेकर कोई अगर गलत तरीका से वो कुछ काम करता है, वो अपने धंधा बनाता है कि और कुछ करता है, ये जरूर सोचने की बात है। इस पर भी हमने काफी चर्चा भी हुआ। हमारा जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोर ग्रुप का मीटिंग हुआ, इस पर भी हमने चर्चा किया और कमीशन ने भी कंसर्न जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और डीजी को भी नोटिस किया है कि इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी नाम पे भी ये सब भी मैंने चलाते हैं स्टेट्स में। तो ये सब कोई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई ब्रांच नहीं है स्टेट में। तो ये सब करते हैं, तो चीटिंग लोग तो ऐसा करेंगे। तो हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि ये सब लोग को अगर ऐसा कुछ होता है तो लोकल लेवल में वो गवर्नमेंट, वो एनएचआरसी ने ऑर्डर किया है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, चीटर को कैसे पकड़ेंगे, और चाहे तो आप उसको कानून के भी हवाला कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जो पर्पस है, कि सही पर्पस है कि काम करना चाहिए ह्यूमन राइट्स में, मैंने एक्टिविस्ट जो अपने नेक दिल से काम करना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इसका भी फायदा ले जाते हैं कुछ, जैसे वो सब क्षेत्र में है, इस ह्यूमन राइट्स क्षेत्र को भी अपना धंधा बना लिया है। हाँ, ये तो धंधा बना चुके हैं लोग, जो मनोज जी ने बताया कि यहाँ पे उड़ीसा में भी ऐसे बहुत कुछ इन्होंने ह्यूमन राइट का खोल के, आप ताजुब होंगे, जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, लेकिन इनका आप नाम कहीं नहीं देखेंगे जो कि एनएचएस में कोई एक केस भी फाइल किया हो। ये अपना धंधा बना चुके हैं। वी आर कीपिंग अ क्लोज लुक ऑन दिस पीपल। हम इसको एक्सपोज भी कर रहे हैं, करेंगे भी आगे चल के। ये हमारा भी ड्यूटी है करना, क्योंकि ह्यूमन राइट जो जेंटलमैन जिन्होंने बताया है, इनके शायद इनके दिमाग में है कि ह्यूमन राइट कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ही जाके कंप्लेन कर सकते। नहीं, यू पीपल, एवरीबॉडी इज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर, एवरी सिटीजन इज ए ह्यूमन राइट डिफेंडर। तो ये आप अपना ध्यान रखिए, आप खुद ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जरूरत नहीं है जी। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा मनोज भाई जी, नॉट ओनली नेशनल, अभी रिसेंटली हम लोग की एक सोसाइटी के ही अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कार्ड भेजा एक हफ्ता पहले, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एसोसिएशन, नेशनल तो छोड़ो इंटरनेशनल हो गया जी। और वो लाइफ मेंबर, मेरे को बोला क्या लाइफ मेंबर तो क्या है, तो बोले 5,000 रुपया दिए, 5,000 रुपीज लाइफ मेंबरशिप फीस। और भी कई है, छोटे मोटे सिटी में आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट का लगाया है और उसके अंदर में लोगों को कार्ड देते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसा लेते हैं। इट इज बिकम बिजनेस। पुलिस का भी लोगो लगा देते हैं। पुलिस कई जगह उनसे पैसा भी लेती है। पत्रकार बन गए, ह्यूमन राइट्स को लेकर के रजिस्ट्रेशन हो गए, पत्रकार बन गए ह्यूमन राइट्स। नहीं, वो अलग इश्यू है और ये इश्यू अलग है। अब तो नेशनल, इंटरनेशनल और पैसे लेना, 5,000 रुपया मेंबरशिप फीस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एनीवे, तो दिस इज अ सीरियस इश्यू। इसको एनएचआरसी के नॉलेज में लाए कि भाई इस प्रकार का कोई भी शिकायत आती है तो उसको स्ट्रिक्टली लिया जाए और उसके ऊपर में ऐसा काम करे कि जिसको वो आदमी रजिस्ट्रेशन के लायक ही न बचे। राइट सर, राइट। यहाँ पर एक बात आती है, जेना जी भी हैं और प्रवीण जी, जैसे ये बारमेर वाली जो बात आई
है वारदात जिसमें ये लड़के नरेंद्र राज पुरोहित जी ठीक अभी यंग हैं और उस हिसाब से उनको ठीक भी है कि मतलब अपना वो जो भी था उनका वो एक्सप्रेस कर रहे थे, उनकी बात समझ में आती है। तो अब जो हुआ ये घटना हुई, ये बहुत ही मतलब इस तरह से कोई नई घटना नहीं है, अक्सर होता है। तो जैसे इसमें ह्यूमन राइट्स और मतलब जो कमीशंस हैं, मतलब स्टेट या सेंट्रल की अपन बात करें तो इनका क्या रोल होता है? क्योंकि ये तो कहते हैं कि कोई भी जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट है या इस तरह से सिविल राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग हैं, वो एज ह्यूमन राइट्स के तौर डिफेंडर से एक्टिविस्ट के तौर पे वो ट्रीट करते हैं और उनको वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन अब इसी घटना को यदि ले लिया जाए तो क्या एनएचआरसी या एसएचआरसी में सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता क्या, कि मतलब अपनी स्वयं की टीम इसमें गठित करके तत्काल इसकी जांच करवा ले और हाईएस्ट ऑफिसर्स से मतलब से और इसमें वो कार्यवाही कर दे? मतलब ऐसा क्या रहेगा इसका? Even the High Court also can take a suo moto action in this, not only human right. Yeah. They should. और कुछ केसेस में हुए भी है। नहीं कभी बहुत ही कम हुआ है। नहीं, इसमें एक जानकारी देना चाहूंगा शिवानंद जी, ये जो था यहाँ पे राजस्थान में भी यदि ये केस उठा है तो ये राज्य मानव अधिकार आयोग के कारण ही उठ पाया है। यहाँ पे हमारे उमाराम जी थे जिन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग में जब लेटर डाला, क्योंकि बाकी जगह सब जगह जा चुके थे कार्यकर्ता हमारे यहाँ के राजस्थान के, वो कोई लोग नहीं सुन रहा था, ना एसपी सुन रहा था यहाँ का, ना डीजीपी सुन रहा था, ना ही कुछ सुन। आज ये स्थिति है कि वहां जब शिकायत दर्ज हुई है उसके बाद में 28 तारीख इनको लास्ट डेट दे रखी है जिसके अंदर इनको जवाब पेश करना है सबको। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ होगा, हुआ है। हाँ, नेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, ये मैं सबसे जरूर कहूंगा। देखिए देवेंद्र जी, दो चीज, क्योंकि मैंने जब नरेंद्र से बात की तब उसको बताया था कि दिस मैटर हैज ऑलरेडी कम टू अस। ये कोटा के पालीवाल हैं, जो क्या नाम है उनका, अपना विजय पालीवाल, विजय पालीवाल, उन्होंने मुझे फोन करके बताया, उसके बारे में पेपर कटिंग भेजी और कहा कि इसमें क्या करना चाहिए। तो हमने उनको यही कहा कि आप एक कन्वेंशन के अंदर ये मामले को रखिएगा, वहां डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर एक आज का जो रेजोल्यूशन बनेगा उसमें इस केस को एज एन एग्जांपल भी लेंगे। मगर उस लड़के की उम्र का दोष है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उसकी बच्चे की तरफ से माफी आप लोगों से नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसको अनुभव नहीं है, उसको लग रहा है कि शायद हमारी बात नहीं पहुंची हम लोगों। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पहुंची है, सब कुछ हमें पता है इस बात का। ये चीज मैंने भी उसको बताई कि उसको ये मैटर हम लोग के पास ऑलरेडी है। दूसरी बात आती है, मैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, मनोज जी का भी अनुभव होगा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 99% छत्तीसगढ़ की तो मैं बात करूंगा कि वो सरकार के साथ में मिली हुई होती है, सरकार के विरुद्ध काम करने में उनको तकलीफ होती है। एम आई राइट मनोज भाई? ओडिशा में हुई है, क्योंकि मैं खुद छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर जो पहला, जैसे आत्मदीप साहब ने कहा, ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन होगा? रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी, रमन सिंह सरकार की बात कर रहा हूँ, पहला जो था जज, सॉरी चेयरमैन कौन था? वो जी, मैंने उसके खिलाफ उसमें भी लिखा है कि ही इज नॉट एलिजिबल। और ये किसके, राजेंद्र बाबू थे, एक जी जानते होंगे, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी। उनसे 10 मिनट टाइम मांगा था, रायपुर में गवर्नर हाउस में हमको बुलाया गया कि मैं वहां ठहरूंगा, आप आइए। 10 मिनट, मैंने कहा कम से कम आधा घंटा दीजिए। बोले 10 मिनट का टाइम तो दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। एंड वी सेट फॉर मोर देन 1 आवर। और उन्होंने, उनके शब्द है, आप तो चेयरमैन की बात कर रहे हैं कि ये गलत अपॉइंटमेंट है। आपका स्टेट का पूरा ह्यूमन राइट कमीशन ही गलत आदमियों से भरा पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट इज स्टेटमेंट। वो राजेंद्र बाबू की।
रमन सिंह चीफ मिनिस्टर का अंकल जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, उसको चेयरमैन बना दिया था, जबकि हाईकोर्ट का होना चाहिए। और वो भी फैसले देता था सरकार के